हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलमा बिलाल एंड वेलकम बैक। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सिक्स्थ यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें से कुछ सब यूनिट रह रहे थे, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आज जो है वो आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिकाज और उसके साथ साथ देखेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एक तो सब यूनिट 7th वाला करेंगे, उसके साथ साथ 6th वाला भी करेंगे, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम। सो ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम, और उसके साथ साथ जो हमारे पास सब यूनिट 13 है वो करेंगे पालना स्कीम, कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर इनटू क्रेचर्स, और फिर हम करेंगे 14th सब यूनिट जो है लाडली बेटी स्कीम एंड स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो ये जो 4 सब यूनिट्स हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक और सब यूनिट है दैट इज़ स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल, ये भी इसी वीडियो लेक्चर में ख़त्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके साथ कॉन्टीन्यूटी में हम देखेंगे तो हमारे पास है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान सबसे पहले देखते हैं। तो पोषण अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट मिशन है, जिसका मेन एम है कि माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना। सबसे पहले हम अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो पोषण अभियान की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म में आप याद रखेंगे, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है और ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो फोकस करता है किस पे, जो फोकस करता है माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए। तो इसे हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं और ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। तो ये इसका बेसिक आइडिया रखेंगे आप। तो मेन एम क्या है अगर हम देखें तो पोषण अभियान का फोकस मेनली इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में है। सबसे पहले है हमारे पास स्टंटिंग, उसके साथ हमारे पास है अंडरवेट के साथ है हमारे पास अंडरवेट प्रिवेलेंस, और उसके साथ साथ हमारे पास है एनीमिया के साथ साथ हमारे पास है लो बर्थ वेट। तो अगर स्टंटिंग की बात की जाए तो बच्चे की हाइट और फिज़िकल ग्रोथ जो होती है वो एज के अकॉर्डिंग कम रहती है, उसे स्टंटिंग कहा जाता है। बच्चे की क्या हाइट जो है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू उनकी जो एज होती है। तो एज के मुकाबले में हाइट का कम रह जाना उसे स्टंटिंग कहा जाता है। अगर अंडरवेट की बात करें तो बच्चे का जो वेट होता है, वेट कम रह जाता है अगर हम एज वाइज अगर उसे देखें तो। उसके बाद अगर एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में हमारे पास जो होता है हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, या हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा या तो आयरन की कमी होगी। तो उस केस में जो होगा बच्चे को जो हमारे पास इंडिविजुअल होगा उसके अंदर वो बंदा एनीमिक होगा, एनीमिया की कमी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लो बर्थ वेट की अगर बात करें तो बेबी का जब बर्थ होता है उसके टाइम पर नॉर्मल से कम वेट होना उसे कहते हैं लो बर्थ वेट। तो इसी के साथ साथ अगर माँ और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी तो तभी जो होगा बच्चे की जो हेल्थ है वो सही रह पाएगी और नॉर्मली बच्चा ग्रो कर पाएगा और माल न्यूट्रिशन क्या होगा इससे कम होगा। तो किन लोगों पर फोकस किया जाता है अगर हम ये देखें तो किन लोगों पे यहाँ पे फोकस किया गया है। सबसे पहला है हमारे पास चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। तो चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज एक तो ये है। उसके साथ साथ हमारे पास प्रेग्नेंट वीमेन, उन पे फोकस किया गया है, लैक्टेटिंग मदर, और उसके साथ साथ एडोलेसेंट गर्ल्स पे फोकस किया गया है, इसलिए सप्लाई ये बन जाता है। तो अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो CPLA, तो इन लोगों पे क्या किया गया है, इस मिशन के द्वारा इन लोगों पे फोकस किया गया है। जो बच्चे जो लोग इन कैटेगरी में आएंगे, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, बच्चे जो 6 साल से कम उम्र के होंगे वो, उनके साथ साथ प्रेग्नेंट वीमेन के साथ साथ लैक्टेटिंग मदर के साथ साथ हमारे पास एडोलेसेंट गर्ल्स भी यहाँ पे आएंगी। अगर हम देखें तो लाइफ साइकिल अप्रोच यहाँ पे फॉलो की जाती है। लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब है कि न्यूट्रिशन को सिर्फ एक ही एज पर नहीं बल्कि पूरी लाइफ साइकिल के जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं उसमें एड्रेस किया जाता है, दैट इज़ लाइफ साइकिल अप्रोच। अगर वैसे देखा जाए तो लाइफ साइकिल अप्रोच में हम अगर देखें तो सबसे पहले एक एडोलेसेंट गर्ल होती है, एडोलेसेंट गर्ल, उसके साथ साथ शी बिकम प्रेग्नेंट एंड देन शी बिकम मदर के साथ साथ जब इन्फेंट होता है तो शी बिकम लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास चाइल्ड। तो फिर से ये साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। तो इसी को कहते हैं हमारे पास लाइफ साइकिल अप्रोच। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल अप्रोच क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप इस पर रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया लाइफ साइकिल अप्रोच। नेक्स्ट अगर देखिए तो अगर माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ और हेल्थ इसकी वजह से क्या होगी, बेटर होगी, और बच्चा जो है नॉर्मली ग्रो कर पाएगा। और उसके साथ साथ अगर देखिए तो हमारे पास पोषण ट्रैकर की अगर बात की जाए यहाँ पे,
तो पोषण अभियान का जो डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है उसे पोषण ट्रैकिंग कहा जाता है, ठीक है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स को मॉनिटर कर सकती है। उसके साथ साथ हमारे पास जो बेनिफिशरीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए सर्विस डिलीवरी की बात की जाए तो चिल्ड्रन की ग्रोथ ट्रैकिंग हो सकती है इस ट्रैकर की वजह से। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास डेटा के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है वो अच्छे डिसीजन बाद में ले सकती है अगर डेटा उसके पास होगा। तो पोषण ट्रैकर न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज का एक डिजिटल मॉनिटरिंग टूल है, तो इसे हम पोषण ट्रैकिंग कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये जो हमारे पास मिशन है ये जन आंदोलन जो है उसको प्रमोट करता है। जन आंदोलन मतलब पीपल्स मूवमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि न्यूट्रिशन सिर्फ गवर्नमेंट का काम ना रहे बल्कि कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे। इसमें फैमिलीज़ आ जाती हैं और उसके साथ साथ हमारे पास लोकल कम्युनिटीज़ होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह हो गए, तो सब मिल के जो है न्यूट्रिशन अवेयरनेस सेपरेट करें। टॉपिक्स जैसे हेल्दी डाइट होगी, है ना, उस पर फोकस किया जाएगा। उसके साथ मैटरनल केयर होगी, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके साथ साथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात की जाएगी, मैटरनल केयर की बात की जाएगी और हाइजीन प्रैक्टिसेस की बात की जाएगी। तो इस बिहेवियर से क्या होगा, ये एक दिस बिहेवियर चेंज कंपोनेंट इज़ कंसिडर्ड सेंट्रल टू अचीविंग सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन आउटकम। तो इसकी वजह से इस मिशन में और मदद मिलेगी, सस्टेनेबल ये हो पाएगा। तो पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत। जो चिल्ड्रन बिलो एज 6 हैं, उसके साथ साथ एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए और स्टंटिंग, अंडरवेट और एनीमिया जो है उसको कम करने के लिए और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करने पर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो ये थोड़ा सा है वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिशन पोषण 2.0। अगर मिशन 2.0 की यहाँ पे अगर बात की जाए तो मिशन पोषण 2.0 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। मिशन जो ये पोषण 2.0 है इसका एम है कि न्यूट्रिशन सर्विसेज को एक स्ट्रॉन्गर और इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करना ताकि माल न्यूट्रिशन कम हो और मदर्स और चिल्ड्रन की हेल्थ क्या हो सके, इससे इम्प्रूव हो सके। तो तभी ये किया गया था। ये पहले से चल रहे कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करके और उनको स्ट्रेंथन करने का ये एक प्रोग्राम है मिशन पोषण 2.0। अगर यहाँ पे देखा जाए पोषण 2.0 मेनली इन प्रॉब्लम्स को टैकल करता है, जैसे स्टंटिंग होगी, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, लो बर्थ वेट। तो इस तरह की चीज़ों पे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास मिशन पोषण 2.0 है इस पे फोकस करता है। नेक्स्ट, सिर्फ फूड देना ही एम नहीं होना चाहिए। पोषण 2.0 का मेन फोकस है कि फूड अवेयरनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, क्वालिटी सर्विसेज, कोऑर्डिनेशन, हर एक चीज़ पे क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे हमें फोकस करना है ताकि अच्छे से एजुकेशन सिस्टम के थ्रू क्या हो सके, हमारे पास अच्छे से लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को पहुंच सके। यहाँ पे भी हमारे पास अगर देखा जाए तो लाइफ साइकिल अप्रोच का ही यहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है। लाइफ साइकिल अप्रोच ही फॉलो की जाती है। न्यूट्रिशन को एक पर्टिकुलर एज तक लिमिटेड नहीं रखा गया है, जैसे एडोलेसेंट गर्ल, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंट, चाइल्ड, है ना। हर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो भी हमारे पास इंडिविजुअल हैं उनको उनकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम किया गया है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्लूडेड हैं यहाँ पे। तो एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, इन्फेंट, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6। तो ये सारे के सारे जो हैं इस लाभार्थी हैं, अगर हम कह सकते हैं इस मिशन के। नेक्स्ट, अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास मिशन पोषण 2.0 ब्रिंग्स टुगेदर सेवरल न्यूट्रिशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो है हमारे पास। सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होगी एडिशनल न्यूट्रिशन, मतलब खाना तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ में सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट्री जो चीज़ें मिलेंगी, दैट इज़ हमारे पास एडिशनल जो चीज़ें होंगी जो हेल्थ को और ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगी वो देना। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से बच्चे यहाँ पे जो हैं वो एलिजिबल हैं? सबसे पहला है हमारे पास एलिजिबल चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथन्ड आंगनवाड़ी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना अंडर हमारे पास सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। ये करना सक्षम आंगनवाड़ी हो गया कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्ट्रेंथन
और मॉडर्नाइज़ करना ताकि पोषण 2.0 का इम्पॉर्टेंट पार्ट वो बन सके। यानी आंगनवाड़ी सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं बनेगा, बल्कि न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन रहा है। तो तभी आंगनवाड़ी जो सर्विसेज हैं उनको भी क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ मॉनिटरिंग की, तो बच्चों की ग्रोथ को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट, वेट होगी, ग्रोथ चेक करना, माल न्यूट्रिशन आइडेंटिफाई करना, उसके साथ साथ अर्ली इंटरवेंशन करना। अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो पहले से ही पता चल जाएगा, तो अर्ली स्टेजेस पर ही डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या है, तो फिर उस हिसाब से आगे फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोषण ट्रैकर की, यहाँ पे अगर बात की जाए तो पोषण ट्रैकर ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इससे बेनिफिशरीज का रिकॉर्ड, ग्रोथ मॉनिटरिंग, आंगनवाड़ी सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी का डिजिटली मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी सर्विसेज को डिजिटली मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे पोषण ट्रैकर कहा जाता है। तो डिजिटल मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की, तो फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को एजुकेट किया जाता है अबाउट हेल्दी डाइट, ब्रेस्ट फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। उसके साथ साथ देखा जाए तो चाइल्ड केयर कैसे करना है, मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। उसके साथ साथ हेल्दी फीडिंग प्रैक्टिसेस को भी एजुकेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ताकि लोग उसे अडॉप्ट करें और उस हिसाब से अपनी लाइफ को कैरी ऑन करें। नेक्स्ट बेनिफिशरीज़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर ऑफ एज, उसके बाद एडोलेसेंट गर्ल 14 से 18 ईयर, तो डेजिग्नेटेड कंपोनेंट हैं ये। उसके साथ साथ हमारे पास 14 से 18 ईयर तो एडोलेसेंट की रेंज में आती है, याद रखना। उसके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, तो ये बेनिफिशरीज़ हैं। तो हमारे पास ये आप याद रखेंगे CAPL, ठीक है। तो चिल्ड्रन, उसके बाद हमारे पास एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, तो ये सारे आते हैं। कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगी हमारे पास। उसके साथ साथ ये मेन मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सारा प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ मेन डिलीवरी पॉइंट जो होगा ना वो आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे, ठीक है, याद रखना, आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे। सो आप याद रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आंगनवाड़ी सेंटर्स, और उसके जो बेनिफिशरीज़ है वो सारे के सारे क्या करेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर से ही ये चीज़ें बेनिफिशरीज़ तक पहुँचेंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ साथ अगर हम दोनों में थोड़ा सा अगर देख लें कि डिफरेंस क्या आएगा, तो पोषण अभियान की बात की तो ये लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को। तो हमारे पास इसका मेन ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत हुआ था, जबकि मिशन पोषण जो है ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमें पोषण अभियान में देखने को मिली थी। न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी स्ट्रेंथनिंग, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस वगैरह हमें देखने को मिली थी। और जो पोषण ट्रैकर है वो भी हमने देखा था कि पोषण अभियान में हमें देखने को मिला था, और वो कॉन्टीन्यूज़ रहेगा आगे भी पोषण ट्रैकर जो है मिशन पोषण 2.0 में भी। माल न्यूट्रिशन रिडक्शन की बात की जाए तो मिशन पोषण 2.0 में हम मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास सिग्निफिकेंस में भी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ये इंडियाज़ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है, जिसमें फूड सप्लीमेंटेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग थ्रू पोषण ट्रैकर है ना, उसके साथ साथ इंटर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फूड के साथ साथ और भी जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो भी देखने को मिलती है। हमने यहाँ पे देखा था कि आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज़ करना है, ताकि इम्प्रूविंग जो प्रोग्राम है उसे मॉनिटर किया जा सके और उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि जो परसिस्टेंट मैटरनल और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है कंट्री के अंदर उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों हेल्दियर रहें। ठीक है, हेल्दियर तरीके से ग्रो करें और डेवलपमेंट हो। तो चिल्ड्रन जो होते हैं एक कंट्री का फ्यूचर होते हैं, तो उन पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट होता है। सरकारी कुछ योजनाएं लाती है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन पे मेनली फोकस किया जाता है कि वो अच्छे से एक हेल्दी जो बच्चा है वो आगे सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोषण ट्रैकर की, तो पोषण ट्रैकर जैसे मैंने थोड़ा आपको बताया भी इसके बारे में कि पोषण ट्रैकर एक डिजिटल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐप है जो मेनली आंगनवाड़ी सेंटर्स को न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज को डिजिटली मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्या होता है ये डिजिटल ट्रैकर? ये एक डिजिटल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जो मेनली आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज को डिजिटली मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। सो पोषण ट्रैकर इज सिंपली आंगनवाड़ी सर्विसेज का डिजिटल रिकॉर्ड।
ठीक है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये पोषण अभियान के न्यूट्रिशन इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टूल है। इसका मेन पर्पज़ अगर हम बात करें तो पहले आंगनवाड़ी सर्विसेज का बहुत सारा डेटा पेपर या फिर रजिस्टर्स में मेंटेन होता था, लेकिन जब से ये पोषण ट्रैकर आया है उसकी वजह से पेपर रिकॉर्ड कम हो गया है और पेपर रिकॉर्ड से अब डिजिटल रिकॉर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इससे गवर्नमेंट को बेनिफिशियरीज और सर्विसेज का डेटा जो है रियल टाइम में मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है। तो रियल टाइम जो डेटा है उससे क्या होती है, हमारे पास डिलीवरी मिलती है। और कौन यूज़ कर सकता है इसमें जो ये डेटा है, मेन यूज़र इसके आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, उसके साथ साथ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स होते हैं और जो ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिशियल्स जो है ना वो भी इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोग बेनिफिशरीज़ का डेटा एंटर और मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे बेनिफिशरीज़ कौन कौन होते हैं, यहाँ पे बेनिफिशरीज़ हमारे पास प्रेग्नेंट वीमेन होगी, चिल्ड्रन हो गए, लैक्टेटिंग मदर होगी, एडोलेसेंट गर्ल्स होगी। तो ये सारी की सारी यहाँ पे बेनिफिशरीज़ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोषण ट्रैकर का मेन फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को डिजिटली रजिस्टर यहाँ पे किया जाता है। उसके साथ साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात की जाए तो बच्चों की हाइट और वेट और ग्रोथ यहाँ पे ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ देखा जाए तो अटेंडेंस रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो सर्विस डिलीवरी ट्रैकिंग यहाँ पे होती है। किसी बेनिफिशरीज़ को कौन सा न्यूट्रिशन यहाँ पे देना चाहिए या फिर उसके रिलेटेड कौन सी सर्विस है वहाँ पे, उसका पूरा जो लेखा जोखा यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ होम विज़िट ट्रैकिंग की अगर बात की जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को होम विज़िट करके रिकॉर्ड जो है वो करना होता है इसमें। और उसके साथ साथ हमारे पास जैसे अटेंडेंस रिकॉर्डिंग हमने देखा, आंगनवाड़ी रिलेटेड अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जा सकती है यहाँ पे। देन हमारे पास होते हैं डैशबोर्ड के, जो डैशबोर्ड होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डैशबोर्ड के थ्रू देख सकते हैं कि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके साथ साथ हमारे पास कवरेज कितना हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे गैप्स रह रहे हैं, इसके बारे में सर्विस प्रॉपरली जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे होती हैं, डैशबोर्ड के अंदर होती हैं। तो इट प्रोवाइड डैशबोर्ड हमें ये मतलब दिखाता है ये सारी की सारी चीज़ें कि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कैसी थी, कहाँ गैप्स रह गए, कवरेज कितना हुआ है, सर्विसेज प्रॉपरली रीच कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट रियल टाइम और नियर रियल टाइम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो रियल टाइम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो रियल टाइम डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली अपडेट होती है, अवेलेबल होती है। पोषण ट्रैकर नियर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सपोर्ट करता है, ये आप याद रखेंगे, नियर और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो सपोर्ट करता है। अगर किसी आंगनवाड़ी वर्कर ने बेनिफिशरीज़ की जो ग्रोथ इन्फॉर्मेशन अपडेट की तो हायर लेवल ऑफिशियल उस डेटा को डिजिटली मॉनिटर कर सकते हैं उसी टाइम पे। तो दिस इज़ नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग। ठीक है, नियर एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो इसके इंपॉर्टेंस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो पोषण ट्रैकर गवर्नमेंट को हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में, मॉनिटरिंग करने में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्शन कैसे लेना है और बेटर सर्विस डिलीवरी कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में बहुत बच्चों का ग्रोथ पैटर्न कंसर्निंग है तो अथॉरिटीज़ डेटा देखकर एडिशनल सपोर्ट और इंटरवेंशन प्लान कर सकती हैं, फिर उस हिसाब से उस एरिया को वो टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास रोल इन द पोषण अभियान, तो ठीक है, पोषण अभियान प्लेटफॉर्म एम्स स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन और चाइल्ड डेवलपमेंट में जो भी कोऑर्डिनेशन है उस पर फोकस किया जाता है और डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डेटा क्वालिटी डेटा यहाँ पे होता है और ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है मॉनिटर करने में रिलेटेड टू कि चाइल्ड की ग्रोथ कितनी है, बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी एरिया में बहुत बच्चों का जो है ग्रोथ पैटर्न कंसर्निंग है तो प्रॉपरली फिर जो हायर अथॉरिटीज़ होंगी ना वो उस चीज़ में इंटरवेंशन करेंगी और प्रॉपर जो केयर है वो उससे दे पाएंगी उन बच्चों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोषण ट्रैकर डिजिटल मॉनिटरिंग टूल है जिसमें याद रखना आप रजिस्ट्रेशन होती है बेनिफिशरीज़ की, उसके साथ साथ ग्रोथ मॉनिटर की जाती है, उनकी अटेंडेंस पे फोकस किया जाता है, होम विजिट्स होती हैं बाई आंगनवाड़ी वर्कर्स, सर्विस डिलीवरी उन्हें मिलती है और डैशबोर्ड और डेटा मॉनिटरिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पोषण ट्रैकर इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज टू डिजिटाइज एंड मॉनिटर आंगनवाड़ी सर्विसेज और उसके साथ साथ बेनिफिशियरी रिकॉर्ड्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी अंडर इंडियाज़ पोषण फ्रेमवर्क, अनेबलिंग नियर या फिर रियल टाइम डेटा बेस्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, ये याद रखना, नियर एंड रियल टाइम डेटा बेस्ड मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है और डिसीजन मेकिंग फिर होती है। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया। नेक्स्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हमने जो चीज़ें हैं पहले भी डिस्कस की हैं, तो फिर से करते हैं इसको, क्योंकि आपको कुछ ऐसी स्कीम्स है वहाँ पे चीज़ों को बार बार पढ़ना है तो उससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा याद भी हो जाएगा ना।
एक तो आंगनवाड़ी सेंटर्स एक कम्युनिटी लेवल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास छोटे बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को न्यूट्रिशन, हेल्थ और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, दी जाती हैं। ये जो है ना हमारे पास ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन और हेल्थ और प्री स्कूल एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें कौन कौन से बेनिफिशरीज होते हैं, सेम चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल। कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको भी फ़ायदा देते हैं। नेक्स्ट आंगनवाड़ी की 6 मेन सर्विसेज क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है, चिल्ड्रन और मदर को एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ नॉन फॉर्मल प्री स्कूलिंग एजुकेशन, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनको बेसिक प्री स्कूल या फिर अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना। और उसके साथ साथ इससे क्या होगा, बच्चे स्कूल के लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं, तो तभी ये दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करें तो बच्चों की जो हाइट, वेट और ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे, तो इससे माल न्यूट्रिशन को अर्ली आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। अगर कोई बच्चा स्टंटेड है या फिर अंडर वेट है कोई बच्चा, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। हेल्थ चेकअप की बात करें, चिल्ड्रन और मदर के बेसिक हेल्थ चेकअप यहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की बात की जाए तो फैमिलीज़ को एजुकेट करना कि हेल्दी डाइट क्या है। उसके साथ साथ हमारे पास चाइल्ड केयर कैसे करनी है, मैटरनल न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाता है, हाइजीन पे, हेल्दी प्रैक्टिसेस पे फोकस किया जाता है। अब रेफरल सर्विसेज क्या होती है, रेफरल सर्विसेज अगर किसी चाइल्ड या मदर को एडिशनल मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है तो उन्हें अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी हेल्थ वर्कर के पास रेफ़र किया जाता है, तो वो होते हैं हमारे पास रेफरल्स। तो रेफरल सर्विसेज उन्हें कहा जाता है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर किसी चाइल्ड या फिर किसी मदर को एडिशनल मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है तो उन्हें फिर जो हेल्थ फैसिलिटी या फिर हेल्थ वर्कर के पास रेफ़र किया जाता है। आंगनवाड़ी में कौन कौन काम करता है तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आंगनवाड़ी में देखा जाए तो कौन कौन से लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं यहाँ पे, मेन फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं। काम क्या होता है इनका, प्री स्कूल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, ठीक है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और उसके साथ साथ देखा जाए तो बेनिफिशरी का क्या करना, रिकॉर्ड करना, और उसके साथ साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग में हेल्प करना, होम विजिट्स करना, अवेयरनेस सेशंस लेना, फैमिलीज़ को गवर्नमेंट सर्विसेज से कंडक्ट करना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके काम होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक इनके साथ हमारे पास आंगनवाड़ी हेल्पर होती है जो क्या करती है, आंगनवाड़ी वर्कर को डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये एक आंगनवाड़ी हेल्पर भी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, आंगनवाड़ी अकेला काम नहीं कर सकता है। ये हेल्थ जो भी है हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये वीमेन होती हैं स्पेशली, तो अकेले काम नहीं कर सकती हैं। ये हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ मिलकर काम करती है। तो आंगनवाड़ी क्या करे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी वो क्या करेंगी, हमारे पास जो आंगनवाड़ी वर्कर होगा वो क्या करेगा, चाइल्ड में हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। हेल्थ वर्कर्स जो हमारे पास क्या होगा, उसके साथ साथ वो जो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होगी उन्हें हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ को रेफ़र करेगा और उसका फिर उस बच्चे का फर्दर ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारे काम होते हैं। तो मेनली हमने देखा है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होती हैं मेनली फ़ीमेल्स ही देखी जाती हैं, मेनली फ़ीमेल्स होती हैं, ठीक है। उसके साथ आंगनवाड़ी एक ही मतलब लोकल प्लेटफॉर्म पर होती है। और उसके साथ बात की जाए न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे इनका इंपॉर्टेंस होता है, इन्हीं पे फोकस करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो प्रोवाइड क्या करता है, मतलब क्या होता है कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी, प्रॉपरली अगर हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो फिजिकल है, कॉग्निटिव या फिर सोशल डेवलपमेंट जो होगी वो अच्छे से हो पाएगी और बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो पाएगा। मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास स्पेशली रूरल और जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ होते हैं ना, तो इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो अर्ली चाइल्डहुड, अगर यहाँ पे बात की जाए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, तो इसका मतलब है कि बच्चे की बर्थ से लेकर 6 साल तक उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना, सिर्फ
पढ़ाई नहीं बल्कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, केयर, प्रोटेक्शन और लर्निंग सब पे फोकस किया जाता है यहाँ पे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि बच्चे की पूरी डेवलपमेंट, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसकी कॉग्निटिव मतलब बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो इम्प्रूव हो। उसके साथ साथ जो फिज़िकल एबिलिटी है बच्चे की वो इम्प्रूव हो, जिसमें हाइट, वेट और जो मोटर स्किल्स हैं वो आती हैं। इमोशनल वेलबींग हो, बच्चा फीलिंग और बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन सके। लैंग्वेज की बात की जाए तो बच्चा बोलना और कम्युनिकेशन करना सीखे। सोशल की बात की जाए तो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना सीखे बच्चा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे हेल्थ, न्यूट्रिशन, केयर, प्रोटेक्शन और अर्ली लर्निंग पे फोकस किया जाता है। तो इन सब को कंबाइन करके बच्चे को हेल्दी और कैपेबल बनाया जाता है। 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो 0 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड इसे माना जाता है। इस स्टेज पर प्रॉपर न्यूट्रिशन, केयर और लर्निंग मिलने से फ्यूचर में हेल्थ, लर्निंग एबिलिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन ECCE जो है इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है ऑफ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 6 years by integrating health, nutrition, care, protection and early learning and thereby इससे क्या होगा कि फाउंडेशन फॉर द लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुनियाद रखेंगी सारी की सारी चीज़ें आगे जो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होगी बच्चे की। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम की यहाँ पे, तो 1 by 1 करके अब इन्हें देख लेते हैं हम। तो इन स्कीम्स का मेन पर्पस है कि जो एल्डरली पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन जिन्हें कहा जाता है एल्डरली पीपल, उन्हें और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, उनकी हेल्थ केयर देना, असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह जो हैं वो उन्हें देना और सोशल सपोर्ट देना। तो ओल्ड एज और डिसेबिलिटी स्कीम में इनकम सिक्योरिटी आती है, हेल्थ केयर, रिहेबिलिटेशन, डिग्निटी एंड इंक्लूजन, ताकि अच्छे से जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया है, हेल्थ केयर देता है और रिहेबिलिटेशन मतलब होता है, इसके साथ साथ सोशल प्रोटेक्शन भी होती है। तो 1 by 1 करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो गवर्नमेंट इन स्कीम के थ्रू इनकम सिक्योरिटी देती है। इनकम सिक्योरिटी मतलब हुआ कि वल्नरेबल और एल्डरली पीपल जो होते हैं हमारे पास और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। इंडिपेंडेंट लिविंग की यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रमोट करना, इंडिपेंडेंट लिविंग को प्रमोट करना मतलब पर्सन दूसरों पर कम डिपेंडेंट रहे, तो इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। और उसके साथ साथ हमारे पास हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन इम्प्रूव करना और सोशल इंक्लूजन मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन करने की अपॉर्चुनिटी देना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की यहाँ पे बात की जाए तो ओल्ड एज के लिए ये पेंशन स्कीम है, 2007 में यहाँ पे लॉन्च की गई थी ये। तो ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारे पास जो बेनिफिशरीज़ है वो हमारे पास एलिजिबल लो हाउस होल्ड इनकम जो है। तो अब ये याद रखना कि ये जो स्कीम है वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। और बेनिफिशरीज़ एलिजिबल वो वाले लोग होते हैं जिनकी इनकम लो होती है, लो हाउस होल्ड होती है और वो एल्डरली पर्सनस होते हैं। बेनिफिट कैसे होते हैं, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन असिस्टेंस दी जाती है, स्टेट अपना एडिशनल अमाउंट भी ऐड कर सकती है इसमें। तो फिर ये सीनियर सिटीज़न जो होते हैं, ओल्ड एज जो पर्सनस होते हैं उन्हें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम की, तो हमारे पास सीवियर डिसेबिलिटीज़ वाले जो एलिजिबल पर्सनस के लिए ये पेंशन दी जाती है, जो 2009 में लॉन्च की गई थी। और ये भी हमारे पास जो आती है हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर आती है। और उसके साथ साथ बेनिफिशरीज़ जो है हमारे पास एलिजिबल पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड, जो लो इनकम हाउस होल्ड से लोग बिलोंग करते हैं ना, तो वो यहाँ पे इसके लाभार्थी हैं। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात की जाए तो बेसिक नीड्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है, ये 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंडर डिफरेंट पेंशन सोशल असिस्टेंस स्कीम आती हैं, मेनली जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं, विडोज़ को सपोर्ट करती है और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ इनको सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक अम्ब्रेला तो उसके नीचे जो है हमारे पास जो स्कीम्स हैं वो आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय वयोश्री
वायुश्री योजना, तो अगर ये देखा जाए तो ये सीनियर सिटीज़न को जो असिस्टिव डिवाइसेस उन्हें प्रोवाइड करना है, मतलब जो मतलब जिनकी वजह से जो हमारे पास लाभार्थी हैं उनकी लाइफ ईजी हो जाए, जैसे वॉकिंग के लिए स्टिक दे देना, व्हील चेयर दे देना, और जैसे हीयरिंग के लिए कुछ एड्स वगैरह प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, और देखने के लिए कुछ स्पेक्टिकल्स वगैरह दे प्रोवाइड करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी नोडल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे इसमें, और ये लॉन्च कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एलिजिबल सिटीजन्स विद एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ को फ्री असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, जैसे वॉकिंग स्टिक, जैसे मैंने बताया, व्हील चेयर्स हो गए, हियरिंग एड्स वगैरह होगी, उसके बाद डेंचर्स हो गए, ठीक है, मतलब जिसमें दांत वगैरह है ना, प्रोस्थेटिक वगैरह लगाया जाता है, दांत अगर किसी का गिर गया है तो वो लगाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास स्पेक्टिकल्स हो गए, तो ये दिया जाता है। तो वायुश्री, ठीक है, श्री सिटीजन्स के लिए यूज़ किया गया है, तो वायु एज के लिए किया गया है, आयुश्री ये है, ठीक है, आयु मतलब एज, वी साइलेंस से आयुश्री एज, ठीक है, राष्ट्रीय आयुश्री एज, आयु मतलब एज, और श्री मतलब हमारे पास सीनियर सिटीज़न, ठीक है, राष्ट्रीय आयुश्री एज। नेक्स्ट है ADIP स्कीम, ठीक है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये भी हमारे पास जैसे व्हील चेयर देना, हियरिंग एड में हेल्प करना, प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह लगाना, ठीक है, क्लिपर्स होगी, जैसे बार्ली किट्स होगी ना, जिससे जो हमारे पास जिन्हें दिखाई नहीं देता है उसके लिए वो पढ़ सकते हैं, फिर बार्ली किट्स होती हैं टू एलिजिबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। फिर हमारे पास है नेक्स्ट जो ये है हमारे पास राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ये जो हमारे पास है ना, फ़र्क क्या है इन दोनों में तो एक जैसी चीज़ें दी जाती है ना, यहाँ पे जो होती हैं सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं ना, उन्हें वो यहाँ से लाभ उठाते हैं, और जो हमारे पास ये असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज जो हमारे पास ADIP है, इसमें हमारे पास जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं ना, डिसेबल्ड स्पेशली चैलेंज जिसे भी कहा जिन्हें कहा जाता है, जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उन्हें ये वाली स्कीम के थ्रू लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात की जाए तो सुगम्य भारत अभियान जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मेन फोकस है एक्सेसिबिलिटी पर। ये 2015 में लॉन्च किया गया था, और उसके साथ साथ देखा जाए तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए पब्लिक स्पेसेस और सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना, जैसे ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसी बनाना जो क्या कर सके, पर्सनस विद डिसेबिलिटी को जो है उन्हें भी हेल्प कर सके। तो सुगम्य भारत अभियान ये आप याद रखेंगे किसके लिए है, तो थोड़ा थोड़ा ही याद रखना है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर व्हील चेयर यूज़र को गवर्नमेंट बिल्डिंग में इंटर करना है तो वैसे रैंप्स बने जाएंगे जहाँ पे वो अपनी चेयर को आसानी से मूव करके अंदर ले जा सकता है, एक्सेसिबल वैसा होगा, वैसे टॉयलेट्स वहाँ पे होंगे, वैसे लिफ्ट्स होंगे, जिससे फैसिलिटीज़ और ज़्यादा एक्सेसिबल होंगी और इम्प्रूव होंगी, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो भी हर एक चीज़ का जो है लाभ उठा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। तो नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यहाँ पे अगर बात करें तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक्ट मेनली पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर और मेंटेनेंस के लिए है। मेन पर्पस है कि अगर एल्डरली पेरेंट या फिर सीनियर सिटीज़न अपने बेसिक नीड्स खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो एक्ट उनको मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए लीगल प्रोटेक्शन देता है। ये वाला जो एक्ट है, सीनियर सिटीज़न अपने चिल्ड्रन और रिलेटिव से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू मेंटेनेंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें जो बेसिक नीड्स है जैसे फूड, क्लोथिंग, रहने की जगह, मेडिकल केयर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो अगर कोई बंदा अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करता तो इस एक्ट के थ्रू जो पेरेंट होता है वो क्लेम कर सकता है कि उसकी मेंटेनेंस के लिए उसे चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, अगर इसकी बात की जाए तो इसका मेन ये जो हमारे पास एक्ट है ये 2016 में आया था,
ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में RPWD एक्ट 2016 भी कहा जाता है। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स और उन्हें और उन मतलब इंक्लूजन हो उनका सोसाइटी के अंदर, उनको स्ट्रेंथन करता है और इसीलिए ये दिया जाता है। गारंटी इक्वलिटी हो उस बंदे के साथ, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, कोई भेदभाव ना हो, हर एक जो हमारे पास सर्विस है वो उसे भी एक्सेसिबल हो, एजुकेशन का पूरा मौका उसे भी मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का पूरा मौका भी उसे मिलना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्या करना चाहिए, सोसाइटी में इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इन एक्ट्स एंड स्कीम्स की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इनका ओवरऑल पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देना नहीं है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और जैसे पेंशन और सोशल असिस्टेंस से वल्नरेबल पीपल को बेसिक इनकम सपोर्ट मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें डिग्निटी और इंडिपेंडेंट लिविंग की, तो जो हमारे पास असिस्टिव डिवाइस जो होती है जैसे व्हील चेयर वगैरह होगी है ना, प्रोस्थेटिक्स वगैरह होगी, तो ये क्या करेंगे और सोशल प्रोटेक्शन से एल्डरली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, सपोर्ट हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन की बात की जाए तो हेल्थ सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन और असिस्टिव डिवाइस जो है हमारे पास, उससे क्या होंगी, वो इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट हम बात करें तो सोशल इंक्लूजन की बात की जाए यहाँ पे और इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी की, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और सीनियर सिटीज़न को सोसाइटी से आइसोलेट होने के बजाय इक्वल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सोशल जस्टिस की बात की जाए यहाँ पे तो गवर्नमेंट का गोल है कि वल्नरेबल ग्रुप्स को राइट्स, प्रोटेक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके इम्पोर्टेंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम को एक बार देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं स्कीम से। तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। तो इसका पहला नाम था इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड अ नॉन कंट्रीब्यूटरी मंथली पेंशन टू एलिजिबल ओल्डर अडल्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हाउस होल्ड। तो बेनिफिशरी को क्या करना, यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज जो एल्डरली पीपल है उनको मंथली पेंशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर होती है। ये नॉन कंट्रीब्यूटरी होती है, मतलब बंदे को खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, जो कंट्रीब्यूट है गवर्नमेंट ही देती है। यानी बेनिफिशरी को अपनी वर्किंग लाइफ में पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी नहीं होता है। ये नॉन कंट्रीब्यूटरी सोशल असिस्टेंस है। पर्पज़ की बात की जाए यहाँ पे तो ये याद रखना कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ये वाली स्कीम आती है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो इसका मेन एम ये है कि जो एल्डरली पीपल को मिनिमम इनकम सिक्योरिटी देना, ठीक है, मिनिमम इनकम सिक्योरिटी देना, स्पेशली उन लोगों को जो फाइनेंशियली वल्नरेबल हैं और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी तरीके से वो मीट नहीं कर पाते, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत उन्हें पैसा मिलता है ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी में 60 ईयर्स या फिर उससे जो अबोव लोग जो हैं वो आते हैं, जो इंसान है वो आते हैं और उसके साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो बिलोंग करते हैं, तो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बिलो पॉवर्टी लाइन जो हाउस होल्ड के से जो बिलोंग करते हैं। दूसरी जो कंडीशंस हैं वहाँ पे हमारे पास जो दूसरी कंडीशन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और रिस्पेक्टिव स्टेट और जो यूटी गाइडलाइंस की कंडीशन फुलफ़िल करनी होती हैं इस स्कीम से लाभ उठाने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो बेनिफिट्स में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस में एज 60 से 79 ईयर होती है यहाँ पे और जिनकी एज होती है उन्हें 200 पर मंथ उन्हें ये मिलता है, मतलब इतने पैसे मिलते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पास जो इंसान है वो अगर 80 ईयर्स से अबव हैं तो उन्हें 500 पर मंथ मिलता है ताकि वो थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल पाएँ। इंपॉर्टेंट यही है कि ये सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मेनी स्टेट ऐड देयर ऑन कंट्रीब्यूशन बाद में करती है, तो मेनली ये सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है। स्टेट और यूटी अपनी तरफ से एडिशन अमाउंट दे सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस की यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसको टाइमलाइन से याद रखेंगे हम। सबसे पहले 1995 में ये लॉन्च हुई थी और ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, और नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर स्टार्ट हुई थी ये। फिर उसके बाद 2007 में स्कीम का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हुआ। उसके बाद हमारे पास 2011 की अगर बात की जाए तो 2011 में हमारे पास एज को रिड्यूस किया गया, मिनिमम एज 65 से 60 कर दी गई और 80 प्लस बेनिफिशरीज़ के लिए हायर पेंशन रेट इंट्रोड्यूस किया गया कि 80 से जो प्लस होंगे उन्हें 500 मिलेगा, ठीक है। ये भी 2011 में ये चीज़ डाली गई थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात की जाए, स्कीम जो है वो हमारे पास ये जो स्कीम है हमारे पास इम्पॉर्टेंट हो जाती है और
ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन और पेमेंट प्रोसेस ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी के पास पैसा जाता है, फिर वहाँ से लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ जाता है और वहाँ से फिर बेनिफिशरीज़ को मिलता है। और एप्लीकेशन और बेनिफिशरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप NSAP जो है इस पोर्टल पे देख सकते हो, और उमंग प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमारे पास बेनिफिशरीज़ हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो पोर्टल है उसके जो उसमें आप जो बेनिफिशरीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और उसके साथ साथ उमंग पोर्टल है उससे आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारे पास। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। एलिजिबल एज जो थी पहले जो थी हमारे पास मिनिमम एज जो है 65 से, पहले 65 थी, फिर बाद में 60 ईयर्स कर दी गई। तो ये याद रखना, जो 65 से 79 ईयर के बीच के जो लोग हैं उन्हें 200 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, और उसके साथ साथ जो 80 ईयर्स से जो ऊपर है उन्हें 500 पर मंथ मिलता है। तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है ये, ठीक है। मतलब इंसान को खुद से लाइफ टाइम में कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के बारे में। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है जो सीवियर डिसेबिलिटी वाले इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो पर्सन हैं उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो ये भी मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये भी हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। सीवियर डिसेबिलिटी और पुअर हाउस होल्ड जो है इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पर्पज़ की यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका मेन एम ये है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इनकम सिक्योरिटी देना, उसके साथ साथ बेसिक नीड्स मीट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना, और वल्नरेबल जो हमारे पास पर्सन्स हैं उनके लिए सोशल सेफ्टी नेट एक प्रोवाइड करना इन शॉर्ट, और इंडिपेंडेंट और एक डिग्निफाइड लाइफ को क्या करना, सपोर्ट करना। नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो एलिजिबिलिटी में हमारे पास अगर एज की बात की जाए तो 18 ईयर ऑफ एज और ओल्डर जो है, मतलब 18 ईयर ऑफ एज और उससे जो अबो हैं उन्हें इस स्कीम के थ्रू लाभ मिलता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए उसकी, तो बिलो पॉवर्टी लाइन और एलिजिबल पुअर हाउस होल्ड से जो बिलोंग करते हैं उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ डिसेबिलिटी की बात की जाए तो सीवियर डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जनरली 80% तक डिसेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन के अंदर, तो तभी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो डिसेबिलिटी को कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी जो होती है वो सर्टिफाई करती है। तो जो मेडिकल अथॉरिटी होती है वो बताती है कि बंदे के अंदर कितने % डिसेबिलिटी है, फिर उस बेसिस पे इस स्कीम का लाभ मिलता है। बेनिफिट्स की यहाँ पे अगर बात की जाए तो एज जो 18 से लेकर 79 ईयर के बीच में एज है तो उन्हें 300 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, और जो पर्सनस 80 ईयर से अबव हैं उन्हें 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस है, स्टेट अपनी तरफ से एडिशनल अमाउंट ऐड कर सकती है, ठीक है। टोटल पेंशन जो होती है हमारे पास सेंट्रल असिस्टेंस प्लस स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है दोनों मिल के जो जितना होता है वो देती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमने ऊपर भी देखा था कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ये आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी नोडल एजेंसी है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एप्लीकेंट्स आर टिपिकली प्रोसेस थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल अथॉरिटीज़, एंड पेंशन पेमेंट्स आर जनरली ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द बेनिफिट्स इनटू द बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट। तो डायरेक्टली जो पैसा होता है ना, जो बेनिफिशरीज होते हैं उनके बैंक अकाउंट में आता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पैसे जो होते हैं उनके डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज होते हैं उनके बैंक खाते में आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर सिग्निफिकेंस की यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जिनके अंदर जो सीवियर जो हमारे पास डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं वाले, और जो गरीब लोग होते हैं तो जिन्हें मिनिमम इनकम सेफ्टी नेट ये वाली स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टुगेदर हमारे पास विद द ओल्ड एज एंड द विडो पेंशन स्कीम्स अंडर NSAP इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंडिया सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है और उन्हें मिनिमम इनकम सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। तो जो हमारे पास अगर हम इन शॉर्ट देखा जाए तो नेशनल जो हमारे पास सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उनकी जो मेजर पेंशन स्कीम्स को ब्रॉडली आप याद रखेंगे, जैसे IGNOAPS, ठीक है, ओल्ड एज के रिलेटेड है ना। तो मतलब इंदिरा गांधी जो हमारे पास जो हमने अभी देखा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, ये भी हमारे पास तो ये एक नेशनल ओल्ड एज है। उसके साथ साथ हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम होगी। तो ये सारी की सारी
है, और एक विडो से रिलेटेड इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है एक, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, आती है। तो हमें मेनली जो ओल्ड एज है और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ पढ़ना है, तो तभी हमने ये दो चीज़ें कवर की हैं। जो थर्ड वाली है हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, वो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, ठीक है। ओल्ड एज और डिसेबिलिटी ही कवर करनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेबस में भी आपको दिखा देती हूँ। तो हमारे पास ये है ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, तो इसमें हमने ये अभी तक ये वाला सब यूनिट कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम देखें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है, अब वन बाय वन करके हम इसे देखते हैं। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सोशल सिक्योरिटी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल पीपल को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और 1995 में से लॉन्च किया गया, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के साथ मिलकर ये काम करता है। तो NSAP एक क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो पुअर वल्नरेबल पीपल को मिनिमम सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मेन पर्पज़ की यहाँ पे बात की जाए तो इसका मेन एम है कि उन लोगों को बेसिक इनकम सपोर्ट देना जिनके पास रेगुलर इनकम या फिर सब्सिस्टेंस जो होता है वो सफिशेंट सोर्सेज उनके पास पर्याप्त नहीं होते अपने डे टू डे लाइफ की ज़रूरियात पूरे करने के लिए, तो उन केसेस में दिया जाता है। मेनली इसमें एल्डरली पीपल, विडोज़, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और फैमिलीज़ हु लूज़ देयर प्राइमरी ब्रेड विनर, तो ये लोग यहाँ पे आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेन पर्पस हमने देखा यहाँ पे, और नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो 5 मेजर यहाँ पे कंपोनेंट्स आते हैं। तो NSAP के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। यहाँ पे एल्डरली जो एलिजिबल एल्डरली पर्सन है उनको मंथली पेंशन मिलती है। देन इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम है, इसमें एलिजिबल विडोज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, जिनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें पेंशन मिलती है। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन है, तो जो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज़ है उन्हें यहाँ पे मंथली पेंशन मिलती है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये पेंशन नहीं है। अगर हाउस होल्ड के जो प्राइमरी ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है तो एलिजिबल फैमिली को वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे स्कीम के थ्रू दी जाती है, तो ये पेंशन स्कीम नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम पेंशन स्कीम नहीं है। अन्नपूर्णा स्कीम की अगर बात की जाए तो कुछ एलिजिबल सीनियर सिटीजन को फूड सिक्योरिटी सपोर्ट यहाँ पे दी जाती है, फूड सिक्योरिटी सपोर्ट यहाँ पे दी जाती है। स्पेशली जो ओल्ड एज पेंशन रिसीव नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें ये वाली स्कीम, इस स्कीम के थ्रू अनाज मिलता है, फूड सिक्योरिटी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो NSAP एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग और फ्रेमवर्क इसका डिसाइड करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी इसकी क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करती है, फिर उसके बाद ये चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाती हैं, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज़ फिर बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करती है और फिर उन्हें इस स्कीम का लाभ देती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, अगर ये मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है, वो सपोर्ट देती है, वाइल जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है वो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेट अपनी तरफ से एडिशनल असिस्टेंस भी दे सकती है अगर चाहे तो, ठीक है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जो हमारे पास NSAP जो इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो पुअर और वल्नरेबल पीपल को इनकम सपोर्ट मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट एल्डरली जो मतलब जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलती है। विडोज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को पेंशन सपोर्ट मिलती है। ब्रेड विनर की डेथ हो जाए तो उन्हें वन टाइम एक इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। उसके साथ साथ एलिजिबल जो एल्डरली पीपल होते हैं उन्हें फूड सिक्योरिटी सपोर्ट मिलती है थ्रू स्कीम अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। अन्न मतलब अनाज, तो इससे भी आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए राष्ट्रीय आयुश्री योजना की अगर बात की जाए तो पहले हमने थोड़ा लिमिटेड पढ़ा था इस योजना के बारे में, तो इसे थोड़ा सा और डिटेल में हम कवर करते हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रीय आयुश्री योजना की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो सीनियर सिटीजन्स विद एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ और इन्फॉर्मिटीज़ को जो असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड यहाँ पे की जाती हैं, डिवाइसेस यहाँ पे असिस्टेड डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीज़न एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है उन्हें फ्री असिस्टिव डिवाइसेस यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये मेनली कैश और पेंशन स्कीम नहीं है, इसमें एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ को फिजिकल एड या फिर डिवाइसेस दी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया याद रखेंगे आप। ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2017 में। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ये, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फंडिंग सोर्स जो होता है सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड होता है इसका, ठीक है, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड होता है इसका। उसके साथ साथ
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात की जाए तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है हमारे पास आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होती है इसकी जो हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और सपोर्ट प्रोवाइडेड असिस्टेंट फिटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड असर्टिव मोबिलिटी डिवाइसेस है ना, जिससे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स होगी, व्हील चेयर्स होके, वॉकर्स होके, उसके बाद क्रचेज़ वगैरह हो गए, ठीक है, हेयरिंग एड वगैरह होगी। तो आगे देखते हैं हम। तो पर्पज़ क्या है, एज बढ़ने के साथ साथ कुछ एल्डरली लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उन्हें कम दिखाई देता है, सुनने में दिक्कत आती है, उनका दांत जो होता है वो लॉस हो जाता है, या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में प्रॉब्लम आती है। तो राष्ट्रीय आयुश्री योजना जो है ये इसका एम यही है कि जो उन्हें फंक्शनल एबिलिटी और इंडिपेंडेंस देना, ठीक है। और क्या क्या डिवाइसेस मिलते हैं यहाँ पे जो हैं, तो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट असेस करके उन्हें डिवाइसेस दिए जाते हैं, जैसे वॉकिंग स्टिक्स हैं और वॉकर्स हो गए है ना चलने के लिए। उसके साथ साथ हमारे पास क्रचर्स वगैरह हो गए, देन व्हील चेयर्स हो गई, हियरिंग एड्स, स्पेक्टिकल्स ना, चश्मे वगैरह अगर लो विजन है। उसके बाद डेंचर्स वगैरह हो गए, जब दांत गिर जाए तो उसकी जगह दूसरा जो लगाना है। उसके साथ साथ हमारे पास अदर असिस्टेड लिविंग एड्स वगैरह होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं। डिवाइस पर्सन की मेडिकल और फंक्शनल नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो असेसमेंट होती है, फिर उसके बाद ये डिवाइसेज उन्हें दिए जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, असिस्टेंस कैंप होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल असेसमेंट करते हैं बंदे की। फिर उसके साथ क्या होता है कि नीड आइडेंटिफाई होती है, देन सूटेबल डिवाइसेस जो होते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो उन्हें फिट इन होते हैं। तो डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया ALIMCO जो है हमारे पास ये डिवाइसेस को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारे पास ये डिवाइसेस को क्या करता है, देता है। नेक्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की यहाँ पे अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस में हमारे पास ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फॉर हेल्दी एंड एक्टिव एजिंग के लिए। उसके साथ रैदर देन प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंस डायरेक्टली सप्लाई द असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं, जो डिवाइसेस हेल्प करते हैं ना मोबिलिटी में, कम्युनिकेशन में, सेल्फ केयर में और ओवरऑल जो इंडिपेंडेंस में ओल्ड एडल्ट्स की, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। तो इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को असिस्टिव डिवाइस एड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ के रिलेटेड है ये, ठीक है, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टार्ट हुई थी 1981 में ये, ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी हमारे पास 1981 में ये स्टार्ट हुई थी स्कीम। मिनिस्ट्री यहाँ पे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ, सेम ही है मिनिस्ट्री यहाँ पे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आती, एम्पावरमेंट में ये हमारे पास उसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन हमारे पास डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो मेन बेनिफिशरीज होते हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं वो यहाँ पे बेनिफिशरीज होते हैं। ADIP का मेन एम यही होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सूटेबल असिस्टेंस देना, मतलब ये उन पर्सनस के लिए होते हैं जिन्हें मोबिलिटी में थोड़ा मतलब दिक्कत आती है या फिर कम्युनिकेशन में उन्हें दिक्कत आती है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट रिड्यूस करना, मतलब व्हील चेयर से मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, दैट इज़ वाई, मतलब जैसे व्हील चेयर्स वगैरह हो गए वो देना। देन हमारे पास फंक्शनल इंडिपेंडेंस इंप्रूव करना, फंक्शनल इंडिपेंडेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो इंडिपेंडेंस है उसको इंप्रूव करना। तो पर्सन्स डेली एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा सक्षम हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। देन उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, पर्सन्स पर जो फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट करना ताकि जो इंसान है वो डिग्निफाइड ज़िंदगी जो है जी सके। इन्हांस एजुकेशनल, वोकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो मतलब इन डिवाइसेस की मदद से जो इंसान होगा उसकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, वोकेशनल मतलब वो ऐसी स्किल सीख पाएगा जिससे वो खुद को सपोर्ट कर पाएगा, या फिर उससे क्या मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वो स्किल्ड इंसान होगा, एजुकेटेड इंसान होगा तो उसकी वजह से
उसे स्किल मिलेगी। कहने का मतलब है अगर एक इंसान को आप एजुकेशन दोगे, एजुकेशन से वोकेशनल ट्रेनिंग उसे मिलेगी। वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद वो बंदा एम्प्लॉयड हो जाएगा। एम्प्लॉयड होने के बाद वो बंदा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करेगा और उससे क्या होगा, वो एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जी पाएगा। ठीक है, और इससे उसकी लाइफ जो होगी वो बेटर होगी। कौन कौन से डिवाइसेस इसमें मिलते हैं आप वो देख लेते हैं। व्हील चेयर्स हो गए, ट्राईसाइकिल्स हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल लिम्स है ना, बाजू और हाथ जो प्रोस्थेटिक्स वगैरह होते हैं वो मिलेंगे। देन हमारे पास ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस वगैरह हो गए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्रचर्स वगैरह हो गए, ठीक है। और हमारे पास लाठियाँ वगैरह होगी, केन्स वगैरह होगी, जैसे लाठी वगैरह होगी। उसके साथ साथ हियरिंग डिवाइसेस हो गए और रिलेटेड एक्सेसरीज। अगर सुनने में दिक्कत है तो कान में लगाने वाली एक मशीन आती है जिससे उनकी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो इन्हांस होती है। अगर कोई बंदा देख नहीं सकता तो उसके लिए जो ब्रेली डिवाइसेस होते हैं वो आते हैं, जिनकी वजह से उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस और असर्टिव टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मिलते हैं जो और ज़्यादा उन्हें असिस्ट करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने में। डिवाइसेस कैसे मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, तो नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो डिवाइसेस किसके थ्रू मिलते हैं। एक एजेंसी होती है ALIMCO, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसके थ्रू मिलते हैं, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो होती है प्रोफेशनल जाँच होती है, ठीक है। फिर उसकी नीड को जो ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसे सूटेबल डिवाइस जो होते हैं वो देते हैं। फिटिंग और प्रोविजन भी वहाँ पे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे असेसमेंट से डिटरमाइन होगा कि पर्सन को व्हील चेयर ज़रूरत है, प्रोस्थेटिक लिम्ब की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वैसे ही अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट वो चीज़ें उन्हें दी जाएंगी। कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो जैसे मैंने बताया ALIMCO, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट और जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से वो भी इसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगी, ठीक है। असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए असिस्टिव जो डिवाइस कैंप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी में हमारे पास स्कीम इंडियन सिटीजन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। सब्जेक्ट अगर हम देखें तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, इनकम क्राइटेरिया होना चाहिए बंदे के पास कि उसके अंदर वो फॉल करता है, और उसके साथ साथ हमारे पास स्कीम गाइडलाइंस होनी चाहिए और उनके बेसिस पर उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो तभी इस स्कीम का लाभ उसे मिल पाएगा। तो हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि 1981 में ADIP स्कीम स्टार्ट हुई थी और उसके बाद स्कीम जो होती है वो मेन मल्टीपल उसके रिविजन्स हुए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये स्कीम, और बेटर जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो सके और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो सके दूसरे लोगों को भी, ठीक है जी। और करंट रिवाइज जो गाइडलाइंस है ना वो 26 सितंबर 2024 को कुछ और गाइडलाइंस अब नई भी हमें देखने को मिली है इसमें। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की अगर हम बात करें, तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करें तो ये है क्या, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जिससे सुगम्य भारत अभियान कहा जाता है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। हमने पहले भी देखा था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है ना वो यहाँ पे इसके लाभार्थी होते हैं। ये लॉन्च की गई थी 3 दिसंबर 2015 को। एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस और उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आता है। इसका गोल यही है कि पब्लिक स्पेसिस को, ट्रांसपोर्टेशन को और डिजिटल डिवाइसेस को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है ना उनके फ्रेंडली बनाना, ताकि वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके, इन चीज़ों का एक्सेस कर सके। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है ये। मेन पर्पज़ की यहाँ पे अगर बात की जाए तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने में फिजिकल, डिजिटल और कम्युनिकेशन बैरियर्स जो होती हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये ना हो, तो इसके लिए ये हमारे पास स्कीम है। कैंपेन का एम है कि बैरियर्स को रिमूव करें, कम करें। जैसे बिल्डिंग में स्टेयर्स की जगह रैंप नहीं होता है तो रैंप होना चाहिए, जिसमें जो अगर कोई बंदा व्हील चेयर पर है वो भी आसानी से मूव कर सके। वेबसाइट स्क्रीन रीडर फ्रेंडली नहीं होते तो उनमें वो चीज़ें लगाई जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा इन्वामेंट बनाना, बिल्ट इन्वामेंट जिसमें हमारे पास रैंप लिफ्ट होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबल टॉयलेट्स वगैरह फैसिलिटीज़ होगी और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल होगी, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वो भी उसका लाभ उठा सके। और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी इम्प्रूव हो सके थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट, डिजिटल सर्विसेज और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र्स विद डाइवर्स डिसेबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें,
ताकि हमने क्या क्या करना है कि जो भी ये हमारे पास जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी, इसको हमने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के तहत बनाना है, ठीक है। ऐसे और चीज़ें बनानी है ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस की, तो बेटर इन्वायरमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट और पब्लिक बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाना, रैम्प्स, लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, उसके बाद टेक्टाइल पाथ्स वगैरह, प्रॉपर सीनिएज वगैरह वहाँ पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में बसेस, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और दूसरे फैसिलिटीज़ को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाना। देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में डिजिटल सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना, गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, एक्सेसिबल वेब डिज़ाइंस वगैरह जो होंगे तो उन्हें मोर फ्रेंडली बनाना, रीडेबल बनाना, ताकि वो भी इस चीज़ का उठा सके, लाभ उठा सके। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस की बात करें, कैंपेन के अंडर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को इम्प्रूव करना, एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज, एक्सेसिबल वेबसाइट गाइडलाइंस जैसे मेजर्स प्रमोट किए जाते हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया जा सके। अब एक्सेसिबिलिटी ऑडिट होता क्या है? एक्सेसिबिलिटी ऑडिट होता है किसी बिल्डिंग, वेबसाइट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को चेक करना कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपरली एक्सेसिबल हैं या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सेस करने के लिए, पब्लिक सर्विस यूज़ करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करने के लिए सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन करने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए अल्टीमेट इसका गोल यही है, इक्वल पार्टिसिपेशन इन इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, तो ये हमने देखा था, थोड़ा मेन पॉइंट्स यहाँ पे भी देख लेते हैं जो हमने वहाँ पे कवर नहीं किए। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, ये इंडिया का एक सोशल वेलफेयर मतलब एक लॉ है जो एल्डरली जो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस, केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद कब बनाया गया? 29 दिसंबर 2007 में प्रेसिडेंशियल एसेंट इसे इस दिन मिला था। और सीनियर सिटीज़न के लिए जनरली वो बंदे जो 60 साल से, जिनकी एज जो है वो ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, तो उन लोगों के लिए है। मेन पर्पज़ यही है कि कोई एल्डरली पर्सन बेसिक नीड्स के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट या निगलेक्टेड ना रहे। इसीलिए एक्ट चिल्ड्रन और एलिजिबल रिलेटिव्स पर मेंटेनेंस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करता है। और जो भी इंसान होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको एक्ट की कंडीशंस मानने पड़ते हैं फिर, ठीक है। सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट टू द एक्ट्स कंडीशन, जो भी एक्ट्स में कंडीशन दी गई है ना, वो फिर उस बंदे को मानने पड़ेंगे, वो चाहे बच्चा हो, चाहे कोई और एलिजिबल रिलेटिव हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटेनेंस राइट्स की, तो अगर 60 साल से ऊपर का जो सीनियर सिटीज़न है या फिर पेरेंट है, अपनी इनकम या प्रॉपर्टी से एडिक्वेटली अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो कुछ सर्कमस्टांसिस में, कुछ केसेस में रिलेटिव्स भी आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ स्पेशली चाइल्डलेस सीनियर सिटीज़न को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाले रिलेटिव्स, वो वाले लोग, मतलब कोई इंसान है जिसका बच्चा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, तो अगर उनके रिलेटिव उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे तो उसके रिलेटिव के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल्स की, तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कैश नहीं, बल्कि और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको फुलफ़िल करना, जिसके खाना, कपड़े, रहने के लिए घर, मेडिकल जो केयर है वो देना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ताकि वो बंदा जो है एक डिग्निफाइड ज़िंदगी को गुजार सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल की अगर यहाँ पे बात करें, तो एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है, ठीक है, स्टार मार्क करती हूँ मैं इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करने होते हैं। इनका पर्पज़ है कि मेंटेनेंस क्लेम सुनना उनके, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्डर्स पास करना, इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करना सीनियर सिटीज़न को, और कुछ केसेस के दौरान क्या करना कि केसेस को रिलेटिवली और स्पीडी वे में, टाइम बाउंड तरीके में क्या करना, रिजॉल्व करना, ताकि सीनियर सिटीज़न अच्छे से ज़िंदगी अपनी गुजार पाए। नेक्स्ट अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ पे अगर बात की जाए, तो ये एक्ट का हाई वैल्यू, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, तो ये आप याद रखेंगे। तो सीनियर सिटीज़न ने अपनी प्रॉपर्टी चाइल्ड रिलेटिव को ट्रांसफ़र अगर कर दी है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तुम मेरी केयर और बेसिक नीड्स का ध्यान रखोगे तभी मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तो लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद चाइल्ड और रिलेटिव केयर प्रोवाइड नहीं करते, तो उस केस में ट्राइब्यूनल सर्टन सर्कमस्टांसिस में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को जो है नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो भी गई है, लेकिन अगर वो बंदा
जो सीनियर सिटीज़न है अगर वो जाके ट्राइब्यूनल में ये कह देता है कि ये बंदा मेरी देखभाल नहीं करता है, तो उस केस में ट्राइब्यूनल जो है वो उस चीज़ को नल एंड वाइड कर सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी दी, केयर का प्रॉमिस किया आपने, मतलब जो भी उनके रिलेटिव होंगे ना, तो अगर केयर नहीं मिली बंदे को तो जो ट्रांसफ़र है ना प्रॉपर्टी का वो वाइड हो सकता है, वो नल एंड वाइड हो सकता है, मतलब उसे नहीं माना जाएगा फिर। एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोसाइटी में जॉइंट फैमिलीज़ का ब्रेकडाउन हो गया है। मतलब अब पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज़ में जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे ना, उनका फैमिली में ही ध्यान रखा जाता था। हर एक इंसान जो है वो एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा होता था, वहीं रहता था। उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बन गई, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ एल्डरली जो लोग होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, और जैसे इन जैसे जो ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं वजह से जो एल्डरली पर्सन है, वो पर्सन जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको निगलेक्ट का रिस्क ज़्यादा होता है। तो एक्ट एल्डरली वेलफेयर को लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि उनके राइट्स भी सुने जाएँ, उनकी बातें भी सुनी जाएँ, ठीक है। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है वो भी सुनी जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट ये कुछ हमारे पास डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2007 में इनेक्टेड हुआ था ये वाला एक्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ 29 दिसंबर 2007 को प्रेसिडेंशियल एसेट इसे दिया गया था, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और 60 ईयर्स से जो ऊपर वाले जो इंसान होते हैं ना, वो सीनियर सिटीज़न, वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में अमेंडमेंट बिल प्रपोज हुआ था, जिसमें प्रोवाइडर्स को स्ट्रेंथन और एक्सपेंड करने का प्रपोजल दिया गया था। मतलब इन प्रोविजंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और एक्सपेंड करने का प्रपोजल दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रपोज चेंजेस क्या क्या थे? चिल्ड्रन और रिलेटिव की डेफिनेशन एक्सपेंड की गई थी यहाँ पे। 10,000 मंथली मेंटेनेंस सीलिंग रिमूव करना, और उसके साथ साथ वेलफेयर प्रोविजन को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। 2019 में अमेंडमेंट बिल को प्रपोज्ड बिल के रूप में याद रखना आप, ठीक है। 2019 में किया गया था ये। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें थी इसमें जो इंपॉर्टेंट है। रिसेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट्स हैव कंटिन्यू टू क्लैरिफाई दैट एक्ट स्कोप। रिसेंट डिसीजन हैव एम्फसाइज दैट द एक्ट प्राइमरली प्रोटेक्ट द सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, एंड हैज़ आल्सो एड्रेस्ड इश्यूज विद द लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, एंड द लिमिट्स ऑफ द इविक्शन प्रोवाइड अंडर दिस एक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो सीनियर सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला चीज़ दिया गया है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 की अगर बात की जाए, तो ये इंडिया का मेन डिसेबिलिटी ला राइट्स ला है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स को इक्वली एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करता है, ताकि उनके राइट्स को क्या मिले, इक्वालिटी मिले, उन्हें इक्वालिटी मिले, एक्सेसिबिलिटी मिले और इंक्लूजन मिले। इस ये जो हमारे पास एक्ट है 1995 को रिप्लेस किया था इसने, ठीक है, इस एक्ट ने, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को इसने रिप्लेस किया था। इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को 2007 में रेक्टिफाई किया था, ठीक है। 2007 में किया गया था, रेक्टिफाई किया था। और मेन उसके साथ साथ ये जो हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ने इंडियन लॉ को उस फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया है, ठीक है। तो तभी ये लॉ इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेन पर्पज़ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि डिसेबिलिटी को सिर्फ वेलफेयर इशू नहीं माना गया है, यहाँ पे राइट बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट की गई है। कहने का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी को चैरिटी और हेल्प की ज़रूरत वाले जो लोग हैं उनके रूप में नहीं, बल्कि इक्वल राइट्स वाले सिटीजन्स के रूप में देखा गया है कि ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी इक्वल सिटीजन्स हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे अगर बात की जाए तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिसेबिलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इक्वालिटी पे फोकस किया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तीसरा, एजुकेशन पे इंक्लूसिव एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयमेंट और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करना। तो ये सारी चीज़ें दी गई। हेल्थ केयर देना, रिहेबिलिटेशन और सोशल सिक्योरिटी एक्सेस करना, एक्सेसिबिलिटी देना बिल्डिंग्स की, उसके साथ साथ हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी देना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डिग्निटी और ऑटोनॉमी की बात की जाए तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे पास 7 to 21 ये याद रखना, एक्सपेंडेड रिकग्निशन ऑफ डिसेबिलिटी, द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया है। पहले 7 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई थी, अब 21 है, ठीक है।
ओल्ड जो एक्ट था ना 1995 का, उसमें सिर्फ 7 ही डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया था, लेकिन जो 2016 में जो एक्ट आया उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्यूचर में एडिशनल कैटेगरीज नोटिफाई करने की पावर भी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में देख सकती है कि अगर और डिसेबिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना है इस एक्ट के अंदर तो वो भी कर सकती है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए एटलीस्ट 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट एस्टिमेट्स में एम्प्लॉयमेंट के लिए रखी गई है। तो 4% रिजर्वेशन ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये रखी गई है। देन उसके बाद है रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 5% रिजर्वेशन रखी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इंक्लूशन एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को रीज़नेबल अकोमोडेशन देनी है और लर्निंग इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, देन हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, पर्सन की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर सके। अगर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम या एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ये एक्ट के अंदर लिखा गया है। देन एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो एक्सेसिबिलिटी में एक्ट एक्सेसिबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। फोकस एरियाज यही है कि बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, तो इन्हें बैरियर फ्री बनाया जाए। मतलब अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट को बनाया जाए ताकि वो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सके, वो इन सारी चीज़ों का लाभार्थी बन सके। नेक्स्ट राइट्स एंड इन्फोर्समेंट की बात करें तो एक्ट राइट्स प्रोवाइड करता है इन चीज़ों के रिलेटेड। सबसे पहले इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ कम्युनिटी लिविंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़, ठीक है, अब्यूज़ से उस प्रोटेक्ट होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एजुकेशन और स्किल देनी चाहिए, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेशन, सोशल सिक्योरिटी होगी। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उनकी, ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट अगर हम देखें इन्फोर्सेबल अथॉरिटीज़ के बारे में तो इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल लेवल पे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये अथॉरिटीज़ होती हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट कमिश्नर्स होते हैं। देन हमारे पास इनका रोल यही होता है कि अगर कोई कंप्लेन वगैरह आ गई ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद कंप्लाइंस को जो है वो मॉनिटर करना, पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट को प्रमोट करना और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइड करना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस, यही है कि इक्वल राइट्स, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट ये हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास स्कीम्स दी गई हैं, उनका लॉन्च ईयर क्या है और किस चीज़ के लिए दी गई है, एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पोषण वाटिकाज, तो नेक्स्ट हम पोषण वाटिकाज पे फोकस करते हैं। तो पोषण वाटिका होती क्या है, तो पोषण वाटिका के अंडर एक कम्युनिटी बेस्ड ये एक इनिशिएटिव है। ये क्या है, कम्युनिटी, ये पोषण अभियान के अंदर आता है। तो कम्युनिटी बेस्ड ये एक हमारे पास क्या इनिशिएटिव है पोषण वाटिका, और इसको न्यूट्रिशन गार्डन भी कहते हैं, न्यूट्रिशन गार्डन, ठीक है, इसे न्यूट्रिशन गार्डन भी कहा जाता है। ये पोषण अभियान के अंडर एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स या फिर कम्युनिटीज़ के पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोषण वाटिका मतलब अपना न्यूट्रिशन गार्डन जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगाई जाएँ, डाइवर्स डाइट ताकि बंदा ले सके और बेटर न्यूट्रिशन हो सके। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स या फिर कम्युनिटी के पास ये वाली चीज़ें उगाई जाती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इसका मेन पर्पज़ अगर देखें तो पर्पज़ की अगर बात करें तो इसका मेन पर्पज़ है फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ाना और लोगों को हेल्दी ईटिंग के लिए इनकरेज करना। इसमें फोकस किया गया है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे। उसके साथ साथ हमारे पास देखा जाए तो सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हर्ब्स होगी और कुछ केसेस में मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। किन लोगों को बेनिफिट यहाँ पे मिलता है अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर और कम्युनिटी मेंबर जो होते हैं वो इनका लाभ उठा सकती हैं। तो डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है यहाँ पे अगर देखा गया है, डाइटरी डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फूड्स इंक्लूड करना इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक दो तरह के फूड को कंज्यूम करना, जैसे सिर्फ दाल चावल हो गए, तो अगर उसके मुकाबले में अगर दाल चावल, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, सीजनल फ्रूट्स और दूसरे न्यूट्रिशियस फूड को अगर इंक्लूड करेंगे ना तो दैट इज़ डाइटरी डाइवर्सिटी। तो पोषण वाटिका का एम है कि लोकली अवेलेबल डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिच फूड को डाइट में इंक्लूड करना।
आई होप ये आपको समझ में आया। पोषण वाटिका कैसे काम करती हैं, तो अगर हम देखा जाए तो ये इनका काम कैसे होता है, तो सबसे पहले लोकल लैंड या फिर रिसोर्स होता है, ठीक है, लोकल लैंड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास क्या होता है, जो लैंड, एक लोकल लैंड ली जाती है, वहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर्ब्स को ग्रो किया जाता है, फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप उसे अपनी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन भी होता है। पोषण वाटिका सिर्फ वेजिटेबल ग्रो करने के लिए नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन साइट भी होती है, मतलब आंगनवाड़ी या फिर कम्युनिटी में ग्रीन जो ये गार्डन होता है, इसे देखकर फैमिलीज सीख सकती हैं कि हम अपने घर में भी छोटा न्यूट्रिशन गार्डन बना सकते हैं, ठीक है। ये अवेयरनेस पर्पज़ के लिए भी होती हैं चीज़ें। उसके साथ साथ कन्वर्जेंस की अगर बात की जाए, तो कन्वर्जेंस में हमारे पास पोषण वाटिका डिफरेंट सेक्टर्स को जो है कनेक्ट करती हैं, जैसे आंगनवाड़ी, एग्रीकल्चर, हेल्थ वर्कर, स्कूल्स, कम्युनिटी। तो इससे न्यूट्रिशन को सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक लिमिटेड नहीं रखा जा सकता। और जैसे टाइप्स ऑफ फीचर की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, है ना। और फोकस कमर्शियल फार्मिंग पर नहीं होता यहाँ पे, बल्कि लोकल सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस डाइवर्स फूड पर किया जाता है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड की अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वाले न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हमारी बॉडी में थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बल्क में चाहिए होते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्रोटीन, कार्ब्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप इसे और अच्छे से पढ़ते हो, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डाइटरी डाइवर्सिटी प्रमोट होती है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन अवेयरनेस इससे मतलब बढ़ती है और लोग हेल्दी खाना खाते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंकरेज होती है और वुमेन और चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन को सपोर्ट करती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पोषण वाटिकाज एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो इसमें देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोषण वाटिका एक किचन या फिर कम्युनिटी गार्डन होता है, जो घर, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर या फिर अदर इंस्टीट्यूशन में डेवलप किया जा सकता है, ठीक है जी। इसमें लोकली अवेलेबल फ्रेश और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना, जैसे चाहे चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर वगैरह, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना। उसके साथ साथ डाइटरी डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करना। डाइटरी डाइवर्सिटी जैसे डिफरेंट न्यूट्रिशियस फूड्स जो है उन्हें खाना, उसे कहते हैं डाइटरी डाइवर्सिटी, जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक दो स्टेपल फूड्स पर डिपेंड ना होना, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की यहाँ पे अगर बात करें तो लोग खुद गार्डन डेवलप और मेंटेन करें और न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को समझें। अब देखते हैं पोषण अभियान को सपोर्ट करना, यानी लोकल लेवल पर न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबिलिटी इससे क्या होगी, बढ़ेगी और माल न्यूट्रिशन में कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हेल्प करेंगी। तो इस तरह से ये पोषण अभियान को सपोर्ट करता है। की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स में पोषण वाटिका कहाँ पे बनाई जा सकती हैं, होम्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स, स्कूल्स, हाउस होल्ड में, ठीक है, और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें। दूसरा कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे उगाई जा सकती हैं, इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट्स होगे, हर्ब्स होगी और दूसरे न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स वगैरह होगे। सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंकरेज किया जाता है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस की बात करें इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो पोषण वाटिका का बेनिफिट माल न्यूट्रिशन और माइक्रो डेफिशिएंसीज पे है, मतलब न्यूट्रिएंट रिच फूड इजीली अवेलेबल हो उस पे है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास फूड सिक्योरिटी, लोकल लेवल पर फूड प्रोडक्शन होता है इसकी वजह से, और साथ साथ में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इससे उन्हें बढ़ावा मिलता है। फैमिलीज फ्रेश और डाइवर्स फूड कंज्यूम करती हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। लोकल रिसोर्स और सस्टेनेबल कल्टिवेशन को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है, तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की यहाँ पे अगर बात की जाए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका बेसिक आइडिया है कि जो न्यूट्रिशन बच्चे मदर को नॉर्मल डाइट से नहीं मिल पाती है, उस गैप को सप्लीमेंट्री फूड से फिल करना, ठीक है जी। तो इसलिए ये होता है, एक्चुअल डाइट से जो चीज़ें ना हो, मतलब न्यूट्रिशन गैप हो वहाँ पे, तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री फूड देना ताकि बेटर न्यूट्रिशन उन्हें मिल सके। लाभार्थी कौन कौन से होते हैं, बेनिफिशरीज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वीमेन होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और सीवियरली अंडर नरिश्ड चिल्ड्रंस होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे अगर बात की जाए तो माल न्यूट्रिशन को कम करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, उसके साथ साथ मैटरनल हेल्थ को,
माँ जो होती है ना, जो होती है उनकी उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसके बाद हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को कम करना। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या होता है कि हॉट कुक्ड मील्स जो होते हैं, मतलब हॉट कुक्ड मील्स क्या हो गया, कुछ बेनिफिशरीज़ जैसे कुछ एज ग्रुप्स को हॉट कुक्ड मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, खाना मतलब पका हुआ खाना प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, या फिर टेक होम राशन की यहाँ पे सुविधा होती है। कुछ बेनिफिशरीज़ को फूड घर ले जाने के लिए दिया जाता है। हॉट मील्स या फिर हमारे पास टेक होम राशन जो होता है ना, एप्लीकेबल होता है, मतलब जो गाइडलाइंस दी जाती है उन पे डिपेंड करता है। एनर्जी प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है। सप्लीमेंट्री फूड का एम यही होता है कि डाइट को मतलब जो मेन डाइट होती है ना उसके साथ एडिशनल डाइट देना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और सीवियरली जो माल नरिश चिल्ड्रन होते हैं ना उनको हेल्प मिलती है इससे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंस की यहाँ पे अगर बात करें, तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसका मतलब है ये नहीं है कि गवर्नमेंट पर्सन्स की एंटायर डाइट को रिप्लेस कर देती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि नॉर्मल फूड और कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन को यहाँ पे दिया जाता है ताकि न्यूट्रिशनल इनटेक जो है वो अच्छे से हो। इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे स्टंटिंग इससे रिड्यूस करना, या फिर अंडरवेट को रिड्यूस करना, वेस्टिंग को रिड्यूस करना, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास स्टंटिंग क्या हो गया, जहाँ पे बच्चे की हाइट कम रहेगी एज एज। वेस्टिंग क्या हो गया, जहाँ पे बच्चे की वेट जो है वो कम रह गया, ठीक है। वेस्टिंग, ठीक है, हाइट कम रहेगी, ठीक है। स्टंटिंग में हाइट कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू एज, तो उसी तरह से हमारे पास ये होती है। उसके साथ साथ हमारे पास अंडर वेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर भी डिस्कस की। अंडर वेट जो बच्चे हो गए उनके लिए भी होता है ये। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सपोर्ट हेल्दी फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू, जो जीरो हंगर है उसको क्या करता है, हंगर और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू है ना उसके लिए है, और उसको फुलफिल करता है। और गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए, बेटर हेल्थ और वेलबींग भी इससे क्या होती है, प्रमोट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस देखे। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण वाटिका में फ़र्क क्या है। पर्पज़ है कि यहाँ पे हम लोकली न्यूट्रिशियस गार्डन को उगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशियस फूड देते हैं। फोकस किस पे, न्यूट्रिशन थ्रू किचन कम्युनिटी गार्डन, फूड सपोर्ट टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़। यहाँ पे हम मतलब कुक्ड फूड भी देते हैं। नेक्स्ट नंबर बेनिफिशरीज़ की बात करें, कम्युनिटी आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल्स और हाउस होल्ड। यहाँ पे चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे लिंक्ड प्रोग्राम पोषण अभियान है, और यहाँ पे ICDS है, आंगनवाड़ी सर्विस है। तो ये मेन डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका आप बेसिक आइडिया यहाँ पे रखेंगे। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमने देखा, तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की, यहाँ पे अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है हमारे पास, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एक गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम है जो चिल्ड्रन, मदर्स और एल्डरली जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर फोकस करती है। 2 अक्टूबर 1975 को ये लॉन्च हुई थी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, तो याद रख सकते हैं उससे लिंक करके। मेन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, और यहाँ पे चिल्ड्रन जो चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्थ पे फोकस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, 0 से 6 ईयर की। उसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है कि बच्चे की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट हो। उसके साथ साथ मोटिलिटी रेट और माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, मोटिलिटी, मोर्बिडिटी, और ये सारी चीज़ें इन पे क्या किया जाए, फोकस किया जाए, तो इन पे भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कूल ड्रॉप आउट्स जो होते हैं ना उनके रेट को कम करना और इन्हेंस करना मदर, तो ताकि अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है उसके थ्रू चाइल्ड को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हेल्थ, न्यूट्रिशन और चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच एक कन्वर्जेंस को इम्प्रूव करना इसका मकसद है। तो हमारे पास 6 मेन सर्विसेज यहाँ पे आती है। सबसे पहले है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया जाता है, और हेल्थ चेकअप पे फोकस किया जाता है, और रेफरल सर्विसेज फॉर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर जब ज़रूरत होती है तो रेफरल केसेस भी होते हैं जहाँ पे हम जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको फिर बताते हैं
वो रेफरल केसेस होते हैं। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सारे ये पॉइंट्स थोड़ा बता देती हूँ दोबारा से। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में चाइल्ड और मदर को एडिशनल न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हॉट कुक्ड मील हो गए, ठीक है, टेक होम राशन होता है। देन हमारे पास होता है प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, जनरली 3 से 6 साल के जो 6 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल रेडीनेस उन्हें बनाना, उसके साथ साथ बेसिक लर्निंग पे फोकस करना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करना और सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो मेनली मदर्स और वीमेन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है हेल्थी डाइट के रिलेटेड, चाइल्ड फीडिंग के रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड, हाइजीन के रिलेटेड, मैटरनल केयर के बारे में ये सारी उन्हें दी जाती है, जानकारी दी जाती है, इनके बारे में बताया जाता है। देन इम्यूनाइजेशन की बात करें तो चाइल्ड और प्रेग्नेंट वीमेन के वैक्सीनेशन सर्विसेज को सपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि इम्यूनाइजेशन हेल्थ सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। आंगनवाड़ी सिस्टम इसमें कोऑर्डिनेशन और लिंकेज सपोर्ट करती है, जो हमने अच्छे से देखा था। देन हमारे पास हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो चिल्ड्रन और मदर के हेल्थ चेकअप्स यहाँ पे उसको सपोर्ट किया जाता है, जो चाइल्ड ग्रोथ और हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेफरल सर्विसेज की बात करें तो अगर चाइल्ड और मदर को स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो आंगनवाड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, फिर उसे हेल्थ फैसिलिटी को रेफ़र कर देगी उस केस को। तो आंगनवाड़ी का रोल क्या होता है, आईसीडीएस का ग्राउंड लेवल डिलीवरी जो होती है वो आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू होती है। आंगनवाड़ी वर्कर क्या करते हैं, चाइल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड केयर सर्विसेज जैसे चाइल्ड को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ग्रोथ मॉनिटर करते हैं और प्री स्कूल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मदर को न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं और उसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये कुछ इनके फंक्शन हैं। देन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन इनका होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ कोऑर्डिनेशन होता है इनका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, यहाँ पर अगर बात करें सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो आईसीडीएस का बेसिक आइडिया यही है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो ये की प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व नहीं किया जाए, बल्कि इकट्ठे सारी चीज़ों को देखा जाए, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, इम्यूनाइजेशन हो, एजुकेशन हो, और उसके बाद मदर को अवेयर करना हो, तो होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट इससे होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो करंट स्टेटस की अगर बात करें तो करंट स्टेटस में हमारे पास मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो है इसके अंतर्गत आता है। तो ओरिजिनल आईसीडीएस फ्रेमवर्क को अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज कंटिन्यू करती हैं, और मतलब सर्विसेज कंटिन्यू रहती है और न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को इससे स्ट्रेंथन मिलता है। तो ये इसका करंट स्टेटस है। देन हमारे पास की लेगेसी की यहाँ पे बात की जाए तो आईसीडीएस इज़ नोटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए इसे माना जाता है, और ये एक बैकबोन है इंडियाज़ कम्युनिटी लेवल चाइल्ड न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसे इन्हें बैकबोन माना जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स को। दिस प्रोग्राम एम्फेसिस ऑन कंबाइनिंग न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन एज इन्फ्लुएंस्ड चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी अक्रॉस द कंट्री फॉर मोर देन 5 डिकेड्स। तो पिछले 5 दहाइयों से ये जो हमारे पास काम है ये हो रहा है इसके आईसीडीएस के अंदर, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। तो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो एडोलेसेंट गर्ल की न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन और एम्पावरमेंट पर फोकस करती है। तो इन चीज़ों पे ये फोकस किया जाता है यहाँ पे। और उसके साथ साथ देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, सबला जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये स्कीम है। उसके साथ साथ नोडल मिनिस्ट्री की यहाँ पे अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आती है, इम्प्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इसका, आंगनवाड़ी सर्विसेज के थ्रू ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आंगनवाड़ी अंडर द अम्ब्रेला मिशन ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, पोषण 2.0 के थ्रू ये वाली स्कीम्स जो होती हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती है। देखो हर एक स्कीम इंटर रिलेटेड है, तभी हमने कुछ स्कीम्स को बार बार भी बढ़ाया, क्योंकि हर एक सब यूनिट में उन स्कीम्स की रिक्वायरमेंट थी कि आपको वैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। आप देखेंगे कि बाकी आप देखेंगे कि जो टीचर्स हैं वो एक ही बार आपको स्कीम्स को पढ़ाएंगे फिर बस हो जाएगी वहाँ पे, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हर जगह जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, अगर उस स्कीम को दोबारा पढ़ाना पड़े तो वो मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, रिटेंशन आपका इससे अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करोगे तो इससे आपकी जो रिटेंशन है वो भी इम्प्रूव होगी। तो नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे देखी, अर्लियर स्कीम जो मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, सबला
के नाम से ये थी, तो उसको फिर बाद में रिस्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पे जैसे अब इसे क्या कहा जाता है, अब इसे कहा जाता है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिशरीज कौन कौन सी होती हैं, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं, जो 14 ईयर्स से 18 ईयर्स की एज की जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ये होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज सच ये पूछा जाता है कि कौन सी एज ग्रुप्स की यहाँ पे जो बच्चियाँ होती हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, तो इन्हें इंक्लूड किया जाता है। आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल, याद रखना, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे उद्देश्य क्या क्या है इनके, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, एडोलेसेंट गर्ल का न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना, उसके साथ साथ एनीमिया को रिड्यूस करना, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी को, इसको एनीमिया कहते हैं, उसको रिड्यूस करना, और उसके साथ साथ हेल्थ और हाइजीन अवेयरनेस पे फोकस होना चाहिए। न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन होगी, हेल्थ वगैरह होगी, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। उसके साथ साथ एम्पावरमेंट की बात की जाए तो गर्ल्स को लाइफ स्किल्स, हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ एजुकेशन सपोर्ट की बात की जाए तो स्कूल अटेंडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट को इनकरेज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विसेज प्रोवाइडेड की, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दी जाती है, मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स को एडिशनल न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ आयरन एंड फोलिक एसिड की जो सप्लीमेंटेशन है, IFA जिसको कहा जाता है, हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ ये भी कवर आती है, ताकि एनीमिया मुक्त भारत बन सके, तो एनीमिया मुक्त भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन की, तो हेल्दी डाइट, हाइजीन, उसके साथ साथ हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह के बारे में भी अवेयरनेस फैलाना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना कि कैसे आप चीज़ें टैकल कर सकते हो। लाइफ स्किल्स, वोकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग की बात की जाए तो गर्ल्स को डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और दूसरे जो लाइफ स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उनमें सपोर्ट करना। उसके साथ साथ रेफरल टू हेल्थ सर्विसेज अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो रेफ़र भी किया जा सकता है हेल्थ सर्विसेज को ऊपर, ठीक है। तो वोकेशनल गाइडेंस देना, मतलब फ्यूचर स्किल और एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड गाइडेंस देना, काउंसलिंग देना, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड काउंसलिंग देना। रेफरल सर्विसेज में अगर हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, जैसे मैंने बताया, तो अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विसेज के लिए रेफ़र करना, मतलब रेफरल जिसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास है जो स्कीम है हमारे पास, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम, ये जो है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि SAG का जो हमारे पास ब्रॉडर अगर हम बात करें, है ना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, तो इसका ब्रॉडर ये है कि फूड नहीं देना, बल्कि उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और एम्पावरमेंट, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होना। इसीलिए ये एडोलेसेंट गर्ल्स का जो फ्यूचर में, मतलब ताकि ये जो एडोलेसेंट गर्ल है फ्यूचर में हेल्थियर और मोर एम्पावर्ड वीमेन बन सके, तो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एनीमिया को रिड्यूस करना, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना, इंप्रूव करना एडोलेसेंट हेल्थ और वेलबींग को, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और वीमेन डेवलपमेंट को। तो SDG के साथ क्या कनेक्शन है इसका, SDG के साथ ही ये कनेक्शन है कि माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना, तो जीरो हंगर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसके साथ साथ एडोलेसेंट हेल्थ को इंप्रूव करना, है ना, तो एनीमिया से मुक्त बनाना उन्हें, तो ये गुड हेल्थ और वेलबींग की कैटेगरी में आ जाएगा। जेंडर इक्वालिटी यानी वीमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना, उन्हें लाइफ स्किल देना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 जो होगा ना, वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कीम जो है इसका नाम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल और लॉन्च हुई 2018 में। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। टारगेट ग्रुप आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स 14 से 18 ईयर्स। उसके साथ इंप्लीमेंट किसके थ्रू होता है, आंगनवाड़ी सर्विसेज के थ्रू होता है। फोकस न्यूट्रिशन, हेल्थ, लाइफ स्किल्स और एम्पावरमेंट पे किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पालना स्कीम, ये आप देखते हैं, तो जैसे भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन देखें, तो उसके बाद अगर हम देखें तो पालना स्कीम क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेशे डे केयर स्कीम, क्रेशे जो होता है ना, इसको डे केयर स्कीम भी कहा जाता है। तो डे केयर स्कीम है जो मेनली 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको सेफ चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोवाइड ये वाली स्कीम करती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू किया जाता है। और अगर हम बात करें तो स्कीम की, तो पालना स्कीम है, एज ग्रुप 6 मंथ से 6 ईयर्स तक है, ठीक है। 6 मंथ से 6 ईयर तक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और अंडर मिशन शक्ति सामर्थ्य जो है, शक्ति सामर्थ्य स्कीम जो है उसके अंतर्गत आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अर्लियर स्कीम जो थी, ये नेशनल क्रेशे स्कीम थी, ठीक है, अर्लियर इसका नाम।
और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिलीवरी किसके थ्रू होती है, आंगनवाड़ी कम क्रैश स्कीम, AWCC। आगे पढ़ेंगे दोबारा से इसको, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। नेशनल क्रैश स्कीम बाय इंटीग्रेटेड आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ ये इंटीग्रेटेड स्कीम है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेफ चाइल्डहुड, सुपरवाइज चाइल्डहुड, उसके साथ साथ हमारे पास अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन को सेफ और सिक्योर और सुपरवाइज्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस फूड या फिर मील प्रोवाइड करना, हेल्थ देना, मतलब हेल्थ चेकअप्स और इम्यूनाइजेशन जैसी जो सर्विसेज हैं उसकी कवरेज उसको मतलब देना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, मतलब अर्ली स्टिमुलेशन, लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्री स्कूलिंग एजुकेशन, ये इन सारी चीज़ों को सपोर्ट देना। देन हमारे पास वर्किंग मदर को ये सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मदर अपना एम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती हैं और अपने बच्चे को यहाँ पे डे केयर में छोड़ सकती है ना। मेनली ये आंगनवाड़ीज़ ही होते हैं, तो आंगनवाड़ी कम क्रैश स्कीम्स होती है। तो पालना की इंपॉर्टेंट फ्यूचर यही है यहाँ पे, आंगनवाड़ी कम क्रैश स्कीम। उसके साथ आंगनवाड़ी और क्रैश दोनों होता है, ठीक है। क्रैशे का मतलब ही होता है पालना, ठीक है, जिसमें बच्चे को रखा जाता है, छोटे बच्चे को। एग्जिस्टिंग न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स को क्रैशे डे केयर फैसिलिटीज़ के साथ स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चे को फूड, रेस्ट, केयर, सुपरविजन, अर्ली स्टिमुलेशन, प्री स्कूल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, हर एक चीज़ यहाँ पे दी जाती है। एक माँ की तरह बच्चे का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। फंडिंग की यहाँ पे बात की जाए तो पालना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके साथ साथ नॉर्मल स्टेट यूटी विद लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो सेंट्रल स्टेट का रेशो 60:40 रेशो रहता है, ठीक है जी, 60:40 रेशो रहता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न और दूसरी जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें इनका रेशो क्या रहता है, 90:10 रहता है, ठीक है। 90% स्पॉन्सर सेंटर करेगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट की है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसमें पालना की जो स्कीम है इसका क्या है कि यहाँ पे बच्चा और मदर दोनों को फ़ायदा यहाँ से होता है। बच्चे को सेफ, केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ और अर्ली लर्निंग मिलती है। उसके साथ साथ मदर की बात करें तो चाइल्ड केयर का बर्डन मदर से कम होता है, मदर अपनी एम्प्लॉयमेंट पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकती है। तो इसीलिए पालना का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दोनों मदर और जो स्पेशली है ना, मदर और चाइल्ड दोनों ही वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वुमेन भी एम्पावर्ड होती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट थोड़ा और देख लेते हैं इसको। पालना स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है जिसमें सिलेक्टेड आंगनवाड़ी सेंटर्स को क्रैशे डे केयर सेंटर्स के रूप में स्ट्रेंथन किया जाता है, ठीक है, जो हमने अभी देखा। देन उसके बाद मेन एम यही है कि वर्किंग मदर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको सेफ चाइल्ड केयर देना और उसके साथ साथ उन्हें न्यूट्रिशन देना, बच्चे को अर्ली लर्निंग प्रोवाइड करना। तो इसलिए होता है, तो पालना ही होता है डे केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ और वर्क करना। और हमारे पास जो हमारे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे भी फोकस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास अगर पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इन क्रैशे की बात करें, कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रैशे की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कीम पालना स्कीम के अंतर्गत आता है ये, और ये 2022 में इसको रिवैम्प किया गया था। निश्चित सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत ये लॉन्च किया गया था। उसके साथ साथ हमारे पास बात करें तो इम्प्लीमेंट ये किसके थ्रू होता है, इम्प्लीमेंट होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, और मिनिस्ट्री इसमें होती है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज सच, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और टारगेट 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो इसमें टारगेटेड होते हैं। मेन फोकस क्रैशे डे केयर सर्विसेज है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा, डे केयर सर्विस मिलती है, वर्किंग मदर को सपोर्ट मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, हेल्थ पे फोकस होता है, अर्ली लर्निंग पे फोकस किया जाता है, ठीक है, अर्ली लर्निंग पे फोकस किया जाता है इसमें, ठीक है। डे केयर सुपरविजन मिलती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस किया जाता है, ठीक है। बार बार हमें ये सेफ, सिक्योर और चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट अगर हम देखें टारगेट बेनिफिशियरी 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी हमने ये देख ली, ठीक है। सपोर्ट करना चाइल्ड और न्यूट्रिशन को और अर्ली लर्निंग को, रिड्यूस करना चाइल्ड केयर बर्डन को फैमिलीज़ के ऊपर से, ठीक है, स्पेशली मदर्स के, स्ट्रेंथन करना चाइल्डहुड डेवलपमेंट थ्रू आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। स्कीम पालना स्कीम है 2022 में इसको दोबारा से रिवैम्प किया गया था और इसका नाम ये बदल के ये रखा गया था
मतलब इसका नाम ये रखा गया था। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। टारगेट ग्रुप्स जो होते हैं 6 मंथ से लेकर 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स इंप्लीमेंट करती है और कृषि सर्विसेज न्यूट्रिशन है ना। उसके साथ साथ हमारे पास अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं हमारे पास किसको, वर्किंग वीमेन को। और उसके साथ साथ चाइल्ड केयर और एजुकेशन पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है, चाइल्ड केयर और एजुकेशन पे भी फोकस किया जाता है। अर्ली चाइल्ड केयर या कि ई फॉर अर्ली, सी फॉर चाइल्ड केयर और एजुकेशन। ठीक है, इस पे फोकस किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाडली बेटी स्कीम के बारे में, तो लाडली बेटी स्कीम थोड़ा देख लेते हैं हम इसे। तो लाडली बेटी स्कीम जो है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की एक जो है ना हमारे पास एक गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम तो है लेकिन गर्ल चाइल्ड के रिलेटेड है ये। ठीक है, एलिजिबल गर्ल चाइल्ड। उसके साथ साथ इसका मेन एम है कि गर्ल चाइल्ड को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, नंबर 1। दूसरा, एजुकेशन इंकरेज करना। और तीसरा, अर्ली मैरिज को डिस्करेज करना। ठीक है, अर्ली मैरिज को मतलब रिड्यूस करती है किसको, चाइल्ड मैरिज को, मतलब अर्ली मैरिज को रिड्यूस करना, चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना। पर्पज़ इसका क्या है, प्रमोट करना गर्ल की वेलफेयर को, एनकरेज करना फैमिलीज़ को कि वो गर्ल की एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। और दूसरा, अर्ली मैरिजेस को क्या करना, कम करना। ठीक है, डिस्करेज करना और सपोर्ट करना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, जो एलिजिबल डॉक्टर्स हैं उनके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से उनको कम करना। स्कीम में क्या होता है इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो स्कीम का नाम है लाडली बेटी स्कीम। लॉन्च हुई थी 2015 में। ठीक है जी, लॉन्च कब हुई थी हमारे पास, 1 अप्रैल 2015 में ये लॉन्च की गई थी। उसके साथ साथ स्टेट और यूटी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की ये है स्कीम। उसके साथ बात करें बेनिफिशरी गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, एलिजिबल गर्ल चाइल्ड। और उसके साथ साथ फैमिली इनकम की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 75,000 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअल इनकम याद रखना, एनुअल इनकम फैमिली की 75,000 होनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत फिर ये वो बेटी जो है स्कीम के अंदर आएगी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना करेगी, 1,000 रुपये। ठीक है, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 1,000 रुपये। ठीक है, पर मंथ। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना होगा, 14 साल के लिए होगा। ठीक है, कितना होगा, 14 साल के लिए होगा। मेच्योरिटी कब होगी, जब वो गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाएगी। जब 21 साल की हो जाएगी तो तब उसे एक साथ ये लम अमाउंट मिलेगा 6.5 लाख। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्कीम मेच्योरिटी। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद रखेंगे। तो गवर्नमेंट एलिजिबल गर्ल चाइल्ड के नाम पर 1,000 रुपये पर मंथ 14 साल तक कंट्रीब्यूट करेगी। मनी डिपॉजिट या फिर इन्वेस्ट फेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है। उसके साथ साथ मेच्योरिटी अराउंड जब वो 21 ईयर्स की हो जाएगी तो तब मेच्योर हो जाएगी और गर्ल को फाइनेंशियल कार्पस मिलेगा इससे। और इवन स्कीम जो होती है ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेच्योर होती है, मतलब 6.5 लाख हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेबल इंटरेस्ट या फिर डिपॉजिट कंडीशंस वहाँ पे क्या क्या अप्लाई होती हैं। ठीक है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट मतलब तब वहाँ पे कितना लम अमाउंट वहाँ पे मतलब हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर हम देखें नेक्स्ट अगर एलिजिबिलिटी की तो गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें बर्थ जो है जो गर्ल चाइल्ड का वो आफ्टर 1 अप्रैल 2015 से क्या होना चाहिए, बेनिफिशरी मस्ट अ गर्ल चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 2015 से उसका जन्म होना चाहिए। मतलब इस जन्म यहाँ से उसका मतलब वो उसकी पैदाइश जो है वो 1 अप्रैल 2015 होनी चाहिए। ठीक है, तो स्कीम कंडीशन के अकॉर्डिंग गर्ल चाइल्ड 1 अप्रैल 2015 या फिर उसके बाद बॉर्न होनी चाहिए। जे एंड के रेजिडेंट होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर का वो होनी चाहिए, रहने वाली होनी चाहिए। उसके साथ साथ इनकम लिमिट फैमिली की 75,000 होनी चाहिए। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात की जाए तो गर्ल चाइल्ड की वेलफेयर ना, गर्ल्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ एजुकेशन की बात करें तो फैमिली को गर्ल के हायर एजुकेशन के लिए इंकरेज किया जाता है। अर्ली मैरिज की बात करें तो इसका यही बेनिफिट है कि अर्ली मैरिज को यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है उन फैमिलीज़ को जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल मंथली पेंशन स्कीम नहीं है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होता है और इन्वेस्टमेंट टर्म डिपॉजिट फेस में मतलब जैसे मैंने आपको बताया 1,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करती है और मेच्योरिटी पीरियड के बाद ही ये लम अमाउंट उन्हें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लाडली बेटी स्कीम। तो ये याद रखना कि एप्लीकेबल इंटरेस्ट और जो कंडीशंस द परमिटेड होंगी ना वो यहाँ पे लग जाएंगी। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए बस इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू होती है और जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के थ्रू ये होता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो हमारे पास एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पे
तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे एलिजिबल बेनिफिशियरी रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू द डेजिग्नेटेड बैंकिंग अरेंजमेंट जो होती है उसके थ्रू से दिया जाता है। और ऑफिशियल जेएंड के बैंक डिपॉजिट प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब द डिपॉजिट फीसिस, ठीक है। जेएंड के जो बैंक डिपॉजिट होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड जो होगी वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये लमसलम अमाउंट मिलेगा। कंडीशंस क्या क्या है ये भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ की एलिजिबल डॉटर्स की मैरिज के लिए वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वन टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुअर फैमिलीज़ के लिए है ये, और स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है और जो इंट्रोड्यूस की गई थी कब, 2015 में। 2015 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। रिस्ट्रक्चर्ड कब हुई, 2022 में। 2022 में इसको क्या किया गया, रिस्ट्रक्चर्ड किया गया। देन हमारे पास द स्कीम एम्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पुअर हाउस होल्ड वाइल इनकरेजिंग कंप्लायंस विद लीगल मैरिज एज एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था कि हमारे पास इसमें जो भी हमारे पास लीगल मैरिजेबल एज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे वो थी, और इसको इंट्रोड्यूस जैसे किया गया था 2015 में और रिस्ट्रक्चर किया गया था 2022 में। कैसे था वो भी देखेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट J&K के अंतर्गत आती है, ये डिपार्टमेंट है इसका। और करंट असिस्टेंस 50,000 होता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, और मेन बेनिफिशरीज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज़ होती हैं वो इसके लिए एलिजिबल होती हैं, ठीक है। एक टाइम पे आप एक ही स्कीम को असेस कर सकोगे, ठीक है। या तो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ी लाडली बेटी स्कीम, ठीक है। आप दोनों स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते एक साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो एज क्या होनी चाहिए, 18 साल से बंदा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वीमेन जो है अनमैरिड होनी चाहिए और 18 ईयर से उसकी एज है वो ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैमिली कैटेगरी की तो हमारे पास अंत्योदय अन्न योजना और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इस फैमिली से वो बिलोंग होनी चाहिए, उसके पास ये मतलब होना चाहिए प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होना चाहिए, इस यहाँ से बिलोंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ अनमैरिड होनी चाहिए, एप्लीकेंट शुड बी अनमैरिड, वो मैंने आपको बताया। एजुकेशन की बात करें तो अंडर द 2022 रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम की अगर बात की जाए तो 8th क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है। 8th क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है। वाज इंट्रोड्यूस एज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ताकि इससे क्या होगा कि जो गर्ल्स हैं उन्हें स्कूल जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, ड्रॉप आउट रेट जो होगा वो भी बेहतर होगा स्कूल्स के अंदर, तो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। नो डबल बेनिफिट, सेम मैरिज पर्पोज के लिए दूसरी जो गवर्नमेंट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अब हमने लाडली बेटी स्कीम देखा, तो उसका बेनिफिट नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अगर इस स्कीम के लिए लाडली बेटी स्कीम के लिए अप्लाई किया तो फिर आप इसके लिए इसका लाभ नहीं उठा सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वन टाइम स्कीम का बेनिफिट एक ही टाइम मिलता है, ठीक है। वन टाइम बेनिफिट होता है, और जो एप्लीकेशन होती है जनरली मैरिज से एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर आपको अप्लाई करना होता है। तो मैरिज की शादी के 1 महीना पहले आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते, तो एक ही बार आपको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, बेनिफिट की अगर बात करें तो ओरिजिनल 2015 स्कीम में क्या था कि 25,000 रुपये और 5 ग्राम गोल्ड दिया जाता था, ठीक है। रिस्ट्रक्चर करके इसको 2012 में क्या किया गया, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा लगभग 50,000 रुपये, वो डायरेक्टली आपको आपके बैंक खाते में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो स्कीम को एडमिनिस्टर किया जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू, और एप्लीकेशन आर सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को क्या होती है, एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है, जो ये वेरीफाई करता है कि एलिजिबिलिटी और जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। आपकी पहले वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल बर्डन इससे कम होता है, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन इससे कम होता है, और पुअर फैमिलीज़ को मैरिज एक्सपेंस में सपोर्ट मिलती है। गर्ल चाइल्ड वेलफेयर मतलब इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज़ की डॉटर्स को असिस्टेंस मिलता है। लीगल एज मैरिज यहाँ पे प्रमोट होती है। आप देखो 18 साल के बाद की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है, तो 18 साल से जो ऊपर की जो एज कंडीशन के थ्रू लीगली प्रिस्क्राइबेबल जो मैरिज एज है उसको इंकरेजमेंट मिलती है, और ट्रांसपेरेंट पेमेंट होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है उसके थ्रू होती है, तो डायरेक्टली बेनिफिशरी के जो बैंक अकाउंट है उसमें पेमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं उनके ये जो होते हैं वो मतलब देखते हैं कि एप्लीकेबल जो है वो सही बंदा है या नहीं है, उनको एप्लीकेशन दी जाती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात की जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए बंदी का, मतलब वीमेन का जो 18 साल से ऊपर होगी। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। देन अंत्योदय अन्न योजना या फिर जो हमने अभी ऊपर देखा प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके साथ साथ प्रूफ होना चाहिए एज और डेट ऑफ बर्थ का। देन मैरिज इनविटेशन कार्ड और प्रूफ फॉर मैरिज होना चाहिए। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट की, और उसके साथ साथ एफिडेविट और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी होने चाहिए। तो ये सारा था हमारे पास, तो आपको इतना ये थोड़ा याद रखना है। तो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम is a Jammu and Kashmir government welfare scheme introduced in 2015 and restructured in 2022, providing one-time rupees 50,000 financial assistance through direct benefit transfer to eligible economically disadvantaged women for marriage subject to prescribed conditions such as age. So जो उनका स्टेटस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, जो अंत्योदय अन्न योजना या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड, उनके पास ये वाला स्टेटस होना चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 8th पास होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6th यूनिट भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लर्न विद मिज़ो के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।